आज जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है एंजाइटी डिप्रेशन, इसको लेकर के बात करने वाली हूँ। किस तरह के लोगों के साथ रह रहे हो, किस तरह की कम्युनिटी में हो, क्या विचार आपके मन में आ रहे हैं, किस तरह का कंटेंट आप देख रहे हो, किस तरह की बुक्स आप पढ़ रहे हो, किस तरह का नेटफ्लिक्स आप देख रहे हो, किस तरह का अमेजॉन प्राइम आप देख रहे हो। ये माइंड पे अगर काम कर लिया, अब यही फोन है, इस फोन में कचरा भी है, अच्छा ज्ञान भी है, ये भी है कि दिमाग को कैसे ट्रेन करना है, एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे बनना है। आप क्या देख रहे हो, ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है। आपको वो मूवी याद है गोलमाल, जिसमें अजय देवगन एक्स से फिंगर करता था ना, या उसको अजय देवगन को कोई फिंगर करता था तो उसको गुस्सा आ उसे जाता गुस्सा आ जाता था। था। वो क्या था वो। और पहले क्या होता था, पहले अगर लाइट चलेगी तो क्या होता था, सारा परिवार एक साथ बैठ जाता था, चौपाल लगती थी, ताश खेलते थे, हर छोटे छोटे काम हम करते थे जहां हम अपने आप के साथ समय बिताते थे। राजस्थान में रुदाली करके कॉन्सेप्ट है जिसमें स्पेशली बुलाया जाता है रोने के लिए। तो डिप्रेशन होता क्या, पहले तो ये समझते हैं, लोगों को शायद इसका अंतर नहीं पता। हाँ, ये मुझे आज पहली बार पता चला कि आप ब्रेन को भी एक्सरसाइज करवा सकते हो, वो भी इस तरीके से। हाँ, बहुत ईजी है, आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज ऑब्वियसली उसने अपने माँ बाप को बताई नहीं, और खुद को भी एक्सेप्ट करने में अभी चैलेंज है। ये बात उसको पता नहीं है। जब हम काउंसलिंग में बैठते हैं, काउंसलिंग में जब हमने बात करी कि हम अकेले बात करेंगे, तो अकेले में जब मैंने पूछा, मैंने कहा ये कोर्स की दिक्कत है या इस चीज़ की दिक्कत है कि आपको अब लगने लगा है कि कॉलेज में आपको कुछ लड़के पसंद आ रहे हैं। उसका दिमाग एकदम सन्न हो गया, उसकी आंखें ना बड़ी होगी कि आपको कैसे पता है ये बात। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, क्या आप जानते हो अपने दिमाग की असली ताकत? क्या आप जानते हो कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन करके रिच बन सकते हो? एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग ओवरकम कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, या ये क्या होता है? इन सब के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं विकास नागरू सर से, जो कि ब्रेन मैपिंग के एक्सपर्ट हैं। उनकी दिमाग पे बहुत अच्छी पकड़ है कि उसको कैसे ट्रेन करके आप एक्सपर्ट बन सकते हो, एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो, अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो। तो आज हम उनसे बात करेंगे एंजाइटी के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, ओसीडी की प्रॉब्लम के बारे में कि इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको लास्ट में एक बहुत अच्छा टेस्ट के बारे में बताने वाली हूँ जो आपकी लाइफ को सेट कर सकता है। अच्छा, आप ये सोच सकते हो कि मैं अभी तक सिंगर हूँ, बट मैं सिंगर के लिए बनी ही नहीं हूँ, मैं अच्छा क्रिकेट में कर सकती थी। ये आप कभी सोच सकते हो? नहीं ना, बट ऐसा होता है, ब्रेन के फंक्शंस ऐसे काम करते हैं। तो आज जो सर हैं हमारे साथ, विकास नागरू सर, उनसे हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्ते विकास नागरू सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, फर्स्ट क्लास। सर, आज आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया और ये मौका मेरे लिए भी उतना ही स्पेशल है। सर, मैं ना सबसे पहले आज जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है एंजाइटी, डिप्रेशन, इसको लेकर के बात करने वाली हूँ कि लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, पर वो एंजाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं इन्होंने मान बैठे हैं या ये है, इसके मतलब क्या है ये? मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि एंजाइटी, डिप्रेशन ये माना हुआ है हमने या ये है, इसके पीछे का साइंस क्या है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कोविड से पहले ये शब्द सुने थे? नहीं, वही तो। कोविड से पहले ये शब्द नहीं थे ना। नहीं। पहले क्या होता था, हम जैसे, अगर आप भी जैसे कहीं छोटे घर से अगर या छोटे गांव से या आसपास के छोटे एरिया से अगर बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। और जब हम बात करते थे ना, जैसे मान लो मैं मेरी बात बताऊँ तो, मैं अपने जो ताया जी के लड़के हैं उनसे जब बात करता था, तो मैं भैया एक बात करनी है आपसे, यूँ बोला करते थे। तो मैं बात करनी होती थी। आजकल हम क्या बोलते हैं, यार एक ना समस्या होगी, यार एक हम फंस गए हैं कहीं। पहले हम बात करते थे, अब हमने बात करनी छोड़ दी है। यानी कि हम हर छोटी सी चीज़ को, जैसे मान लीजिए मुझे किसी फंक्शन पे जाना है, मैंने ताऊ जी के लड़के को बोला कि यार भैया एक शर्ट दे दो, मेरी शर्ट ख़राब हो गई। तो एक छोटी सी बात है कि मुझे फंक्शन पे जाना, शर्ट नहीं है, शर्ट मैं उधार ले सकता हूँ। अब शर्ट नहीं है मेरे पास, हम चिल्लाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मेरी शर्ट ख़राब हो गई। इतनी सी बात को भी हमने क्या मान लिया, एंजाइटी। एंजाइटी। पहले अगर घर में खाना आधा घंटा लेट बनता था तो हम इंतज़ार करते थे, अब अगर समय पे नहीं बनता तो हम उसको लेकर भी बोलते हैं कि मुझे कुछ भी चीज़ें समय पर नहीं मिलती हैं। तो हमने चीज़ों को बढ़ा दिया है, हमने जो आसपास मिल रहा है हमें उसको लेकर आभार प्रकट करना बंद कर दिया है। तो हमारे यहाँ पर हमारी लाइफ में से थैंक यू निकल गया है। तो एक्चुअली में समस्या एंजाइटी या डिप्रेशन की है ही नहीं। समस्या इस बात की है, मुझे आपने बुलाया, मैं आपके प्रति आभार ही नहीं रखता,
मेरी वाइफ मेरे लिए इतना कुछ हेल्प कर रही है, मुझे उनके प्रति कोई आभार ही नहीं है। मेरे माँ बाप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनके प्रति आभार ही नहीं है। इतनी मेरे पास इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, उसके लिए मेरे लिए कुछ भी मन में थैंक यू नहीं है। मैं सिर्फ कंप्लेंट देख रहा हूँ। और वो क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि आपकी थाली में लड्डू बड़ा दिख रहा है। इस चक्कर में यार इनके पास तो सब कुछ है यार, ये तो पता नहीं कौन सी गाड़ी में चल रहे हैं, इनके पास तो ये गोल्ड की चूड़ियाँ भी हैं, मेरे पास ये नहीं है, इसके पास ये रिस्ट वॉच है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर कंपेयर कर रहे हैं, तो हम अपने आप को तो देख ही नहीं पा रहे। उसका कारण एक ही है कि हम अपने आप के साथ समय बिताते नहीं। और पहले क्या होता था, पहले अगर लाइट चलेगी तो क्या होता था, सारा परिवार एक साथ बैठ जाता था, चौपाल लगती थी, ताश खेलते थे, हर छोटे छोटे काम हम करते थे जहाँ हम अपने आप के साथ समय बिताते थे। अब हम अपने साथ समय ना बिताकर एक 5 इंच की स्क्रीन है उसके साथ समय बिताते हैं। तो वो हमें इतना ज़्यादा परेशान कर रही है। ये स्क्रीन कर क्या रही है? ये स्क्रीन आपके सोचने समझने की ताकत को ख़त्म कर रही है। कैसे? पहले क्या होता था, पहले मुझे अगर डिसीजन लेना है कोई भी काम करने के, मुझे सब्जेक्ट क्या चूज़ करना है तो मैं बात करूँगा, मुझे अपने पिता से क्या बात करनी है तो मैं बात करूँगा। अब मेरे पास ऐसी सारी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरे मोबाइल से ही आ रही हैं जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल के तौर पे आपने व्हाट्सअप स्टेटस देखा किसी का? हाँ। देखते हो आप? पहले स्टेटस पे लगा हुआ प्यार ही सब कुछ है, हाँ। दूसरे स्टेटस पे लगा हुआ ये ज़िंदगी बर्बाद है, तीसरे स्टेटस पे कुछ और लगा हुआ है। तो यानी कि आपका मूड कौन डिसाइड कर रहा है? एक व्हाट्सअप स्टेटस किसी और का। वहीं पहले आप एकदम फिक्स थे, एक चैनलाइज थे, क्योंकि पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, या कॉन्शियसली आप अपने आप को ब्रेक करते थे। संयम था, पेशेंस था। अब वो चीज़ें रही नहीं, तो ब्रेन की ट्रेनिंग ही नहीं हो रही। जब ब्रेन की ट्रेनिंग नहीं हो रही तो फिर एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे वर्ड और ज़्यादा कॉमन हो गए। तो इन शब्दों को हमने अपने आसपास चिपका लिया है। उसका पहला कारण है आभार ना प्रकट करना, थैंक यू नहीं होना। दूसरा, इतनी बड़ी समस्या नहीं होती जितनी बड़ी हमने मान ली होती है। ये मुझे लगता है ऐसी समस्या है ये। सर आपने अभी बोला कि हमने ब्रेन को उस तरीके से ट्रेन कर लिया है, तो एक सही ब्रेन को ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है? अपने ब्रेन, आपके मैंने कई सारे वीडियोस में भी देखा है कि आप अपने दिमाग को मजबूत करना चाहते हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? मैं तो कहूँगा जयराम योगा ज्वाइन कर लो। एक ही तरीका है, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या क्या चलता है। मुझे एक ही चीज़ आती है, आप सिर्फ अपना ग्रुप चेंज कर लो, आप एक अच्छी एसोसिएशन में चले जाओ। और जब लोग बोलते हैं ना कि मैं खुद से कर लूँगा, खुद से तो नहीं हो सकता भाई। मुझे जैसे मान लीजिए, जैसे मैं जिस लाइन में मैं हूँ, तो मेरे पास कम से कम 8 कोचेस से मैंने सीखा है। मैं अलग अलग तरह की कम्युनिटी में हूँ, तो आज मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। आप कैसे इतना आगे निकल आए? क्योंकि आप लोगों ने अपने आप से सीखा कुछ। जब मैं आपके हस्बैंड की बात करता हूँ, उन्होंने गुरुकुल से सीखा। आज आपका पूरा सर्कल है, तो आप सर्कल से सीखते हो कैसे बात करनी है, क्या करना है, क्या क्लासेस देनी है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है। ये कहाँ से आता है? तो अगर ऐसी माइंड को हम पकड़ लें, माइंड को अगर मैं पैसा पकड़ लूँ, माइंड छोड़ देते हैं कि माइंड लोगों को लगता है ऐसी फालतू की बात है। पैसा है, वो पैसा कमाने की मशीन है। अब उसका ध्यान रखोगे नहीं रखोगे? सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है माइंड। अब उस मुर्गी को क्या खिला रहे हो, उसी से अंडा निकलेगा। गंदगी खिला रहे हो तो अंडा नहीं आएगा। ढंग की चीज़ें खिला रहे हो, खिलाना मतलब किस तरह लोगों के साथ रह रहे हो, किस तरह की कम्युनिटी में हो, क्या विचार आपके मन में आ रहे हैं, किस तरह का कंटेंट आप देख रहे हो, किस तरह की बुक्स आप पढ़ रहे हो, किस तरह का नेटफ्लिक्स आप देख रहे हो, किस तरह का अमेजॉन प्राइम आप देख रहे हो, क्या कंटेंट अपने मन में लेके जा रहे हो। कि पहले क्या होता था, मुझे आज भी याद है, जब हम हनुमानगढ़ में रहते थे तो हम ना, मेरे पापा मम्मी और मेरा भाई, हम बाहर चारपाई लग जाती थी, तो तब रात को हम आरती गाया करते थे, लेटे लेटे या बैठ के, जो भी था ना, बात किया करते थे। तेरे स्कूल में क्या हुआ, पापा अपने बारे में बताते थे। तो उससे क्या होता था, मेरे मन में कोई भी लेकर डाउट अगर है तो वहाँ ख़त्म हो गया। क्योंकि मेरा रात का टाइम कैसा है, जब मैं अपने आप को चैनलाइज कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ। जब मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, मेरा मन शांत हो गया। मन शांत हो गया, मुझे लगता है ऑडियंस भी कनेक्ट कर लेगी। पहले ऐसा होता था, आपके घर में भी होता होगा। हाँ। अब वो बंद हो गया। आज भी होता है सर, मेरे घर में तो रात में हनुमान चालीसा पढ़ के ही सोते हैं सब। तो आपके घर में मोबाइल नहीं होगा फिर शायद? नहीं, मोबाइल है, बट रात में जब बेड पे पहुंच गए तो सबका फ़ोन साइड होता है। मम्मी हनुमान चालीसा पढ़ती है, उसके साथ साथ हम सब पढ़ के फिर सोते हैं। अब आप सोचो ना, आप रात का समय साइंटिफिकली अगर बात करें तो आपके ब्रेन इस समय आपका थीटा की तरफ जा रहा है, डेल्टा की तरफ जा रहा है। उस समय जब आप ब्रेन को कुछ भी सिखा सकते हो, तो उसका सबसे सही समय पर आपने उसको हनुमान चालीसा सुना दी। हनुमान चालीसा का अगर मैं ढंग से समझूं
तो मुझे ये लगता है कि मेरे साथ भगवान हनुमान हैं तो मेरे में कोई कमी नहीं है, तो मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। अब मैं एक तरह से एक मोबाइल पे कुछ और देख के सो रहा हूँ और मेरे मन में डाउट है, कल को मेरा कोई काम नहीं हुआ तो, मेरे पड़ोसी ने मेरा काम ख़राब कर दिया तो, मेरी गाड़ी कहीं टकरा गई तो, मैं कल को कहीं गया तो मेरा काम ही नहीं बना तो, मेरा इंटरव्यू पास नहीं हुआ तो, मेरा बिजनेस नहीं हुआ तो, मेरा वीडियो नहीं चला तो आ गया हमारी लाइफ में। क्यों आ गया? क्योंकि हमारे पास कंटेंट उस तरह का है। इससे बचने का तरीका क्या है? जैसे हम पहले करते थे। लाइफ बहुत सिंपल है, एक्टिविटीज़ बहुत सिंपल हैं, करने वाला होना चाहिए। रात को अगर आप सोते हो, सोने से पहले अगर भगवान का नाम ले लो तो हो सकता है, नहीं तो ऐसे ग्रुप में रहो। उस ग्रुप में अगर रहोगे तो आपको किसी भी तरह के कभी भी चैलेंज नहीं आएंगे, सेल्फ डाउट नहीं आएगा। मुझे एक बात बताओ, आपके भी दोस्त रहे होंगे? जब हम दोस्तों के बीच में होते हैं और मैं दोस्त को बोलूँ यार मुझे लगता है मैं लायक नहीं हूँ उसके, यार मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊंगा लाइफ में, आगे से गाली आती है। ठीक है ना, वो जितने भी तरह गाली देते मैं यहाँ तो दे नहीं सकता, ठीक है, वो गाली देता है, क्या बकवास कर रहा है, वो डिस्कार्ड कर देता है। यानी कि वो वाली जो डेटा है वो माइंड में जाने नहीं दे रहा। कौन? मेरा दोस्त। अब वो दोस्त हैं क्या? नहीं। अब वो दोस्त नहीं है तो फिर क्या हुआ? मैं पूछूं किससे? तो सेल्फ डाउट इसलिए क्रिएट हो गया क्योंकि हमने अपने आप को बहुत अकेला कर लिया। हम इंसान हैं, भगवान ने हमें इंसान इसलिए बना के भेजा था कि हम लोगों के साथ रहें, अकेले रहने के लिए नहीं बने हुए। हम लोगों के लिए बने हुए हैं, लोगों के साथ रहने के लिए बने हुए हैं। अब जितना अकेले हो रहे हैं, लोगों को लगता है सॉलिट्यूड नहीं है। सॉलिट्यूड में तो आप अध्यात्म की तरफ थोड़ा जा रहे हो, आप तो अकेलेपन, लोनलीनेस की तरफ जा रहे हो। दोनों में फ़र्क है। पहले अकेला रहना, आप घूमने जाते थे, वो ट्रैवल करते थे तब भी आपके साथ 4 लोग होते थे, ट्रेन में ट्रैवल करते थे, बस में करते थे। अब हम बिल्कुल अकेले हो गए क्योंकि इस मोबाइल के साथ रहते हैं। घर में अगर 3 कमरे हैं तो सब अलग अलग रहते हैं। तो करना इतना ही है, अगर आपको सही रहना है तो सिर्फ ग्रुप में रहो, लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो, उसी तरह का कंटेंट कंज्यूम करो, प्रॉब्लम आएगी नहीं फिर। बाकी फिर बहुत सारी ट्रेनिंग्स तो हैं, फिर हम लोगों को पैसा दो, आओ सीखो हमसे फिर। और क्या तरीका है? हाँ, सही बात है। सर, मैं वापस उस पे जाना चाहूँगी, एंजाइटी डिप्रेशन वाले पे। तो ऐसे उनको क्या आप कुछ टिप्स दे सकते हो जिससे वो इससे थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करें, एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करें? क्योंकि ये चीज़ हमने समझ ली, आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने फ़ोन को कम देखो, किस सर्कल में हो ये ध्यान रखो, और अपनी फैमिली, पहले फैमिली होती थी तो उसके साथ बात शेयर कर लिया तो वहीं पे बात ख़त्म हो जाती थी। बट हम एक चीज़ ये भी मानना पड़ेगा, आजकल इतना जनरेशन चेंज होते हुए भी जनरेशन चेंज होता जा रहा है, तो उसमें लोग बहुत बिजी होते जा रहे हैं। अब अगर मेरे पास फ्री टाइम है, मैं आपकी बात सुन भी लेती हूँ, ठीक है कि हाँ भाई ग्रुप में रहना चाहिए, बट मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर रही हूँ कि भाई चलेगी क्या, चल आज हम दोनों घूमने चलते हैं। ओके यार, नहीं यार मेरे पास ऑफिस का बहुत वर्क है, मैं नहीं चल सकती थे सर। ठीक है, तो मैं तो फिर भी अकेली हो गई। नहीं है आप अकेले, आप अपना दायरा बढ़ाओ। क्यों उन्हीं 2 दोस्तों के साथ रहना है? देखिए, हर व्यक्ति ना कुछ समय के लिए आपके जीवन में आता है, ठीक है। मैं खैर वो फिलोसफिकल भाषा में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपका दायरा बढ़ा है, आपके पास 50 लोग हैं, तो आप रहो ना उनके साथ। अलग अलग टाइम पे अलग अलग ग्रुप ज्वाइन करते रहो। जैसे मान लीजिए आपने योगा ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बने। कुछ समय बाद आपने एक बैडमिंटन ग्रुप ज्वाइन कर लिया, अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हैं उस तरह की कम्युनिटी में, तो वहाँ आपने ग्रुप कर लिया। तो अपना दायरा बढ़ा लो ना, अपने दायरे को सीमित क्यों कर रहे हैं? पर फिर एक क्वेश्चन है ना कि ठीक है, मतलब हमें फिर बाहर ही ढूंढने जाना पड़ रहा है ना। बाहर का काम इसलिए है क्योंकि अब हमारा अपने आप पर कंट्रोल खत्म हो गया। मैं अकेला बैठा हूँ, या तो मैं अकेला बैठकर उस तरह के, पहले जब हम अकेले बैठते तो क्या करते थे? हमारे पास क्या साधन था? आप मुझे बताओ, ऑडियंस बताए, क्या साधन था? केबल लगती थी, वो भी गिने चुने घरों में, और अगर गलती से पेपर आ गए तो केबल का कनेक्शन काट देते थे। और भी मैं भी किसकी बात कर रहा हूँ, उस मेरे क्या 7 या 8% भारतीयों के पास टीवी, और टीवी के अंदर कलर टीवी के साथ केबल हुआ करता था। तो बाकियों के पास तो था ही नहीं। तो पहले टीवी कैसे देखते थे? ग्रुप में देखते थे। हाँ। अब आप देख के दिखाओ। मतलब पहले जब हम टीवी देखते थे तो कोई भी टीवी सीरियल ऐसा चलता था जिसमें सारा परिवार साथ बैठा है, कुछ भी ऐसा वैसा आता नहीं था। अब सबके पास अपने अपने मोबाइल है, अपने पसंद का कंटेंट है, कुछ भी देख सकता है, किसी पे कोई भी तरह की रोक नहीं है। तो अगर आपने अपना नेचर चेंज किया है, अपने आप का आसपास का सर्कल चेंज किया, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ना। तो पहले हमें अकेले रहने का मौका तब मिलता था जब हम अकेले रहना चाहते थे। अब हम बाय डिफ़ॉल्ट अकेले रहते हैं 24 घंटे 7 दिन 365 दिन इस 5 इंच की स्क्रीन के साथ रहते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये काम की चीज़ है। या तो इसके गुलाम बन जाओ
या इससे कमा लो। हम कमा रहे हैं ना, हम कंटेंट बना रहे हैं, हम कोर्सेज बना रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? आप भी तो कंटेंट डाल रहे हो ना, डेली डाल रहे हो आप कंटेंट, आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, तो वो करो ना। कहाँ दिक्कत है? क्या है आपके पास उतना समय अब कि आप, अच्छा समय किसके पास होता है? जिसके पास कोई विजन नहीं होता, जिसके पास कोई बड़ा गोल नहीं होता, जिसके पास देने की आदत नहीं होती। पहले मैं पहले से इसलिए बार बार कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि 4 साल ने ना बहुत कुछ पलट के रख दिया। 4 साल पहले हमारा माइंडसेट बहुत क्लियर था, हम क्या करना चाहते हैं। 4 साल के बाद, इस कोविड के बाद ना बहुत कुछ चेंज हो गया। हम बहुत कुछ, हमें लगता है कि तुरंत प्रभाव से कर लें, अभी कर लो, पता नहीं कल को जिंदगी बचे ना बचे। अरे ऐसा क्या है? इतना भी विश्वास नहीं है आपको? आप उस तरह काम करो कि हाँ भी कल ना उठे तो कोई बात, आज मैं अपना काम पूरा करके जाऊं, लेकिन विजन तो कम से कम अगले 20 साल का बना के चलो, उसको ब्रेक करके चलो। भी मैं इस धरती पे आया हूँ खाली क्या सर्वाइवल के लिए आया हूँ क्या, या सिर्फ मीटिंग करने के लिए आया हूँ? इस काम के लिए तो नहीं आया, वो तो पशु कर ही रहे हैं। मेरे पास अगर गोल बड़ा है, मुझे दिखता है कि काम बड़े करने हैं, तो कहाँ समय है कि मैं फालतू के कंटेंट को कंज्यूम करूँ? मेरे चाचा ने क्या कहा, मेरी मामी ने क्या कहा, मेरी बुआ ने क्या कहा? ये फंसता ही वही है जिसके पास ये छोटा है, विजन छोटा है। मेरे पास समय ही नहीं इन चीज़ों में फंसने के लिए। तो अगर आपके पास समय है तो आपके पास ये बातें हैं, समय नहीं है, बातें नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो या तो विजन छोटा है, या आपका ग्रुप अच्छा नहीं है, या फिर आप ही का इंटेंट ही नहीं है कि आपको लाइफ में कुछ करना है। मैं बहुत ब्लंट हूँ इस मामले में, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे पास मेरे को उस फलाने व्यक्ति ने ये बोल दिया, उसने मेरा ये कर दिया, मेरे रिश्तेदार ये बोलते हैं, तो मैं उससे पलट के ये पूछता हूँ, तेने अभी तक किया क्या है जो तेरे घर वाले तुझ पे विश्वास करें? बच्चे कई बार बोलते हैं कि मेरे माँ बाप मुझ पे विश्वास नहीं करते। मुझे तो नहीं लगता, मेरे पास तो ऐसी 100 स्टोरीज हैं, मैं आपको एक एक करके गिना सकता हूँ। आप ही जानते हैं दुर्वेश यादव को, क्या उसने कॉलेज ड्रॉप नहीं किया? क्यों? क्योंकि उसने प्रूफ करके दिखाया। हर्षक सिन्हा मुंबई में रहते हैं, नरसी मंजय, मतलब इतना नरसी मंजय कॉलेज है उसका नाम, 3 साल पहले उन्होंने कॉलेज ड्रॉप किया, टॉप का कॉलेज जहाँ उनके घर वालों ने अच्छा खासा पैसा लगाया था, और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कोई करोड़पति की फैमिली से नहीं आते। जैसे प्रूफ किया कि मैं ये कर सकता हूँ, फादर ने बोला कि एक काम कर कॉलेज ड्रॉप कर दे। मैं ऐसे 100 स्टोरीज और बता सकता हूँ। तो वो तब होता है जब आप उस लायक उतना काम करके दिखाते नहीं हो। विश्वास जीतना पड़ता है, काम करके दिखाना पड़ता है। बिस्तर पे पड़े पड़े विश्वास नहीं होता, बिस्तर पे बड़े पड़े सिर्फ प्लानिंग होती है, एक्शन नहीं होता। और एक चलते फिरते, अगर मैं किसी रिक्शे वाले को भी पूछ लूँगा ना, उसके पास भी 100 करोड़ की प्लानिंग है, एक्शन नहीं है। ऐसे प्लानिंग आइडिया सबके पास है, आइडियाज़ में कमी नहीं है, एक्शन में कितना कन्वर्ट करते हो। ये सारी जितनी प्रॉब्लम है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब उसी से रिलेटेड है। फिर भी आपने मुझसे एक सवाल पूछा एंजाइटी और डिप्रेशन वाला, तो डिप्रेशन होता क्या पहले तो ये समझते हैं, लोगों को शायद इसका अंतर नहीं पता। हाँ। डिप्रेशन का काम है आपको प्रेजेंट से पास्ट की तरफ लेके जाना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डिप्रेशन मतलब जब आप पास्ट में रहते हो। हाँ। मेरे साथ ये हुआ, मेरी माँ ने ये किया, मेरे पिता ने ये किया, मेरे रिश्तेदार मेरा पैसा खा गए, मेरे दोस्त मेरा पैसा खा गए, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे को जो प्यार करती वो छोड़ के चली गई, उसने मुझे धोखा दे दिया। ये सारी जो कहानियां जो पास्ट में रहता है, ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। जो सिर्फ और सिर्फ पास्ट देखता है, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में बात नहीं करता। तो यानी कि आपके पास क्या है, पुरानी मेमोरीज ज़्यादा है, नया कंटेंट नहीं है, विजन भी नहीं है आपके पास, इस वजह से आप पुराने उसमें बातों में फंसे हुए तो हो। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि डिप्रेशन क्या होता है, तो आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। इतना ही तो करना है कि मुझे नया बकेट बनाना है, कौन सा, फ्यूचर वाला। मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैंने ये कर दिया तो मेरे परिवार के पास एक घर होगा, अगर मैंने ये कर दिया तो मेरे परिवार के पास एक गाड़ी होगी, अगर ये कर दिया तो सारी सुख सुविधाएं होंगी, मैं वर्ल्ड टूर पे जा सकता हूँ। तो अगर मैं ये ले आऊँ, फ्यूचर वाला विजन अभी डाल दूँ, तो मेरा डिप्रेशन वहाँ ख़त्म हो सकता है। लेकिन कैसे होगा? करने के लिए यहाँ अब लगते हैं कोचेस, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, मेडिटेशंस, योगा, प्राणायाम। तो यहाँ डिप्रेशन के अंदर जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा काम करता है वो है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। वो सबसे पावरफुल टेक्निक है आपके पुराने किसी भी तरह के ट्रॉमा को बाहर निकालने के लिए, पुराने किसी भी तरह के डर को बाहर निकालने के लिए। जहाँ कुछ छोटा सा मन में वहम रह गया है, उन सब को बाहर निकालने के लिए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक होती है। वो टेक्निक आपको टैप करना होता है, आपको टैपिंग करोगे। जैसे
लोग कहाँ फंसते हैं यार, वहाँ मैं पार्टी में गया था, मैं शादी में गया था ना, मेरे मामा ने मुझे बुलाया नहीं, मेरी बेइज्जती कर दी वहाँ बुला के, फूफा नाराज हो जाते हैं, ऐसे कहानियाँ बनती हैं। ऐसा होता ही नहीं होता। हाँ, मेरे हस्बैंड ने सबके सामने गुस्सा कर दिया। गुस्सा कर दिया, मुझे बदतमीजी से बोल दिया, मेरे सबके सामने इंसल्ट कर दी। तो इंसल्ट कहाँ स्टोर होती है? इंसल्ट होती है नाक के नीचे। अच्छा। तो साइंस ये बोलती है जो शेम से रिलेटेड जितनी भी तरह की आपके इमोशंस हैं वो नाक के नीचे हैं। और आप इंटरेस्टिंग देखो, हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? नाक का सवाल है ना? कहाँ ये खुद बताते हैं। अच्छा, जब आप छोटी मोटी कोई चीज़ सोचनी होती है तो यहाँ चिन पे हाथ रखते हो, हाँ। ऐसे सोचते हैं। जैसे अब आप पॉडकास्ट के जब क्वेश्चन सोच रहे थे तो आपने ऐसे रखा हुआ था, एम आई राइट? तो जो जितने भी छोटे कंफ्यूजन है वो यहाँ स्टोर है, चिन पर। ये चिन मेरिडियन है। अच्छा। जब आप बड़ी समस्या में होते हो, जब आप फंस जाते हो, जहाँ आपको बड़ा, यानी कि जहाँ आपका पैसा इन्वॉल्व है या कोई ऐसा है जिसकी आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, तो आप यहाँ हाथ रखते हो, अरे यार कहाँ फंस गए यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करें यार। ऐसे करते हो नहीं करते? जितने भी बड़े कन्फ्यूजन्स हैं वो यहाँ स्टोर्स होते हैं और यहाँ स्टोर होते हैं। तो आईब्रोज के एंड पे और आईब्रोज के मध्य भाग पर, तो यहाँ बड़े कन्फ्यूजन जितने भी। अच्छा एक बात बताओ, आपने रुदाली मूवी देखी है? अच्छा, ये कभी आपने, एक वो ऐड भी आई थी, शायद आपको ध्यान हो तो, नहीं भी ध्यान हो तो, कैमलिन की एक ऐड थी जिसके अंदर जब कोई घर में मर जाता है, किसी घर में डेथ होती है, तो लेडीज कैसे रोती हैं? बहुत तेज 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 चिल्ला तेज चिल्ला रोती के। हैं। हाथ कहाँ जाता है उनका रोते वक्त? छाती पे। छाती पे जाता है। हाँ। छाती पे क्यों जाता है? राजस्थान में रुदाली करके कॉन्सेप्ट है जिसमें स्पेशली बुलाया जाता है रोने के लिए। अच्छा। बाहर से लोग हायर होते हैं, वो घर आती हैं लेडीज और रोती हैं और छाती पीटती हैं। क्यों छाती क्यों पीटती हैं? क्योंकि जितने भी दुख हैं, जितने भी बड़े दुख हैं, ठीक है, किसी के जाने का, हार्ट ब्रेक का, किसी भी तरह का दुख है, वो यहाँ थाइमस ग्लैंड है, वो यहाँ स्टोर होता है। तो आप छाती जब पीटते हो तो ये क्या होता है, यहाँ से वो स्टोर, वो इमोशंस बाहर जाते हैं। इसलिए वो 13 से 17 दिन का समय लिया जाता है, ताकि कोई व्यक्ति अगर आपकी लाइफ से चला गया हमेशा के लिए, तो 17 दिन में अगर वो आप यहाँ पे 3 दिन पहले पीट लेते हो, यानी कि इसको टैप कर देते हो, पीटना मतलब टैप करना, तो फिर यहाँ से वो इमोशन बाहर निकल गया। तो पहले की सारी चीज़ें बहुत, मतलब भगवान का आशीर्वाद थी। अब वो नई तरह से पेश किया जा रहा है, EFT कर लो, टैपिंग कर लो। तो टैपिंग से हर तरह के गम, हर तरह के दुख, हर तरह के डर, हर तरह के फोबिया बाहर आप निकाल सकते हो। तो EFT से आप अपना डिप्रेशन ठीक कर सकते हो। एंजाइटी के लिए, एंजाइटी क्या है, एंजाइटी को समझ लेते हैं। एंजाइटी बहुत सिंपल है, ये प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ चलता है। मेरा क्या होगा? हाँ। मैं कुछ कर पाऊंगा लाइफ में? नहीं कर पाऊंगा। मेरे पति से बनेगी नहीं बनेगी, मेरी वाइफ से बनेगी नहीं बनेगी, क्या मेरा बच्चा मेरे ध्यान रखेंगे, कहीं मुझे वृद्धाश्रम में तो नहीं डाल देंगे, मैं पैसा कमा पाऊंगा, मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाएंगे, मैं किसी लायक हो पाऊंगा, कहीं मेरे आसपास के लोग ही मुझसे आगे निकल गए तो मुझे पूछेंगे ही नहीं, मैं अगर यहाँ जाऊँगा तो अगर सड़क से बाहर निकला तो गाड़ी टकरा गई तो ये तो ज़िंदगी में बहुत रहता है। अगर ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो ये जितने भी तो वाले प्राणी हैं ये एंजाइटी में रहते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर अति चिंता में रहते हैं, एक्शन नहीं लेते। उनका प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ एक्शन। तो एक्शन ले लो, तो एक्शन ले लोगे तो आपको एंजाइटी कभी आएगी ही नहीं। फिर भी अगर उसको आपको ठीक करना है तो यहाँ पर जो सबसे पावरफुल टेक्निक है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। क्यों है? क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम ही इकलौता प्राणायाम है जो आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर, यानी कि जो आपका क्रिटिकल माइंड है उसको, जिसको आप बोलते हो सूर्य नाड़ी, जिसको आप बोलते हो चंद्र नाड़ी, जहाँ से एंजाइटी आती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अपना क्रिएटिव माइंड, इन दोनों को बैलेंस अगर आपने कर लिया तो एंजाइटी आपकी दूर हो जाएगी हमेशा के लिए, परमानेंटली ख़त्म हो सकती है बिना किसी मेडिसिन के। सर, ये हमारे पास बहुत केसेस आते हैं, एनजाइटी डिप्रेशन वाले या ओवर थिंकिंग वाले लोग जो होते हैं, वो आते हैं सीधा बोलते हैं हमें मेडिटेशन करवा दो, मुझे मेडिटेशन करना है, जबकि उन्हें भी पता होता है कि वो खुद बैठ नहीं सकते इतनी देर, और हमें भी पता होता है हम उनको इस तरीके से करा नहीं सकते। तो उनके लिए आप ऐसा कुछ टिप्स बताओ कि वो सीधा जो आके मेडिटेशन बोलते हैं, पहले वो इस टिप्स को फॉलो करें ताकि वो अपने माइंड को स्टेबल कर पाए और वो मेडिटेशन वाले प्रोसेस में आगे बढ़ पाए। मुझे ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है। माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती हैं और बोलती हैं कि भाई आप इतने लोगों की मदद करते हो, इसको और सिंपल करो ना कि लोग हमारे तरफ या लोगों को शांति मिले। तो भगवान ने बोला भी इनको मेडिटेशन बता रखा है तो मेडिटेशन कर लें।
तो माँ पार्वती को पता था कि माँ तो माँ है, क्या मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है कितने लायक हैं कितने नालायक हैं। क्या ऐसे नहीं होगा, कुछ और तरीके बताओ। उनको पता था कि हर इंसान की क्वालिटी अलग अलग है, हर इंसान का सोचने का तरीका अलग अलग है, रहन खान पान सब कुछ अलग अलग है। इसलिए उन्होंने विज्ञान भैरव बताया माँ पार्वती को, 112 तरीके बताए उन्होंने मोक्ष के। अब मोक्ष को मोक्ष ना मान के वो मेडिटेशन एक्चुअली में। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि लोगों को डर लगता है पता नहीं ऊपर बुला लेगा भगवान, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन का प्रकार, ध्यान के प्रकार हैं, तो हर ध्यान अलग अलग है। खैर आप इस फील्ड से ज़्यादा हो, मुझे इस बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हर मेडिटेशन अलग अलग है। हर व्यक्ति के लिए मेडिटेशन सेम नहीं हो सकता कभी भी। तो ये उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा। जैसे मेरे को अच्छी तरह याद है कि हमारे पास एक एयरफोर्स में विंग कमांडर हैं, वो आए थे। अब विंग कमांडर का काम बहुत फोकस वाला होता है। अब वो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। अब उनका प्रॉब्लम क्या था, अच्छा ये जो मैं आपको एक्टिविटी बता रहा हूँ, ये भी मेडिटेशन का एक प्रकार है। ये कौन यूज़ करता है, ये विंग कमांडर्स भी यूज़ करते हैं, और फॉर्मूला F1 जो कार रेसिंग होती है वो ड्राइवर भी यूज़ करते हैं इसको। क्या होता है, जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो आपको लगता है यार मैं अगर डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो इतनी स्पीड पे तो ऑलरेडी चल रहे हैं, मतलब कितने हज़ार पता कितने 100 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही होती है कार, और कितने हज़ार किलोमीटर पे चल रहा होता है आपका प्लेन। तो अगर वो एक बार भी डीफोकस हुए तो 1 सेकंड के अंदर, 1 डिग्री के अंदर सारी कहानी पलट जाती है। भी कहा जाता है अगर दिल्ली से कोई प्लेन यहाँ से उड़े बॉम्बे के लिए और 1 डिग्री भी शिफ्ट हो जाए तो वो बॉम्बे ना उतर के गोवा उतरेगा। वो इतना बड़ा फर्क आ जाता है सिर्फ 1 डिग्री से। तो उसका फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक मेडिटेशन का प्रकार है कि अगर आप अपने आप को लॉक कर लेते हो, जैसे मान लीजिए मैं इस माइक पर लॉक कर लूँ और अपना अब 10 सेकंड के लिए सिर्फ माइक को देखूंगा, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, उसके बाद आंखें बंद कर लूँगा और विजुलाइज करूँगा माइक कैसा दिख रहा है। मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको आपको विजुअल लॉक, इसको टेक्निक बोलते हैं। तो आपने अपने विजुअल को लॉक करना है, तो वो भी मेडिटेशन है। ये सिर्फ एक पहले स्टार्टर है। जो असली मेडिटेशन है उसके लिए तो पूरा एक प्रोसेस लगेगा। अगर आप फिजिकली बहुत एक्टिव हो, बहुत एनर्जी आपके अंदर है, बहुत ऊर्जा है, तो आप तो बैठ ही नहीं सकते। कैसे बैठोगे? तो पहले आपको कम से कम 20 से 22 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा। हो सकता है सूर्य नमस्कार करवाएं, आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस करवाएं, कुछ योगासन करवाएं, जिससे आप बैलेंस करना सीखो। फिर कहीं जाकर आपका शरीर मानेगा कि बैठ जाते हैं। तो यही सेम एक्टिविटी हमने उस विंग कमांडर को दी थी कि उनकी फिजिकल एनर्जी बहुत हायर लेवल की थी। तो हमने उनको 22 मिनट का एक प्रोसेस बना के दिया था जिसमें सूर्य नमस्कार से लेके अलग अलग स्क्वाट था, पुशअप था। उसके बाद उनको सिर्फ 7 मिनट का मेडिटेशन अलाउ था। तब जाकर वो आज अच्छा काम कर पा रही हैं अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। और जिनकी फिजिकल एनर्जी बहुत लो है, बहुत वीक है, उनके लिए पहले 22 मिनट का वर्कआउट नहीं हो सकता, क्योंकि वो सीधा फिर सो जाएंगे। आपने देखा होगा लोग मेडिटेशन में सो जाते हैं। कि कौन लोग हैं? या तो जिनका डायफ्राम अच्छा नहीं है, जो लॉन्ग डीप ब्रेथ में भी सो जाते हैं, या जिनकी फिजिकल एनर्जी अच्छी नहीं है। तो उनके लिए क्या बनता है? उनके लिए 12 मिनट की एक्सरसाइज हो सकती है, उसके बाद लगभग 12 मिनट का ही मेडिटेशन हो सकता है। 12 से 20 मिनट का डिपेंड करेगा किस तरह का मेडिटेशन। उसके बाद फिर इसी तरह के प्रोसेस चलेंगे। तो सीधा आप मेडिटेशन पे जा ही नहीं सकते कभी। उस लायक तो अभी है ही नहीं हमारी बॉडी। उसके लिए खान पान, रहन सहन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ नियम है, नियम के हिसाब से चलना पड़ता है। अच्छा, एनजाइटी डिप्रेशन में क्या स्टमक का भी रोल होता है? सारा रोल होता है। अच्छा। अब गट फीलिंग खत्म हो जाती है भाई। एक रिसर्च है बहुत अच्छी, हार्वर्ड। बेसिकली उसका डाइजेशन अच्छा नहीं होता, इस वजह से भी होता है क्या? मैं आपको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी बताता हूँ, जिसकी अकॉर्डिंग जितने भी टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं विश्व में, वो एलन मस्क हो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो, ये लोग अपनी गट फीलिंग पर चलते हैं। और 70% इनके डिसीजन ज़्यादा सही होते हैं जब वो गट फीलिंग पर चलते हैं। अब गट क्या है? गट यानी कि स्टमक। और अगर स्टमक खराब हो गया आपका तो आपकी गट फीलिंग खराब हो गई। अब गट फीलिंग क्यों खराब होती है? मैं सोचे जा रहा हूँ किसी और दुनिया में हूँ, मेरे सामने खाना पड़ा हुआ है और मैंने खाना मुंह में डाला, चबा लिया, खा लिया, मेरे दिमाग को पता ही नहीं लगा कितनी भूख लग रही है। मेरे को 2 खाने थे कि 4 फुलके खाने थे, और मुझे दोपहर में 12 बजे भूख लग रही है कि शाम को 6 बजे भूख लग रही है, कभी भी मैं खा रहा हूँ कुछ भी, तो उसका लॉजिकल ब्रेन शट डाउन हो जाता है। जब वो बंद हो जाता है, मैं आपको ना बहुत अच्छा एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक पुलिस ऑफिसर थे, उनका रेगुलर काम रहता है, मतलब उनका कोई
टाइम बाउंड काम तो है नहीं कि 9 से 5 की तो जॉब है नहीं, कभी भी बुला लेते हैं, फिक्स शेड्यूल नहीं है। हुआ क्या, अब उनसे केस सॉल्व नहीं हो रहे थे, वो सेम जॉब से परेशान हो गए। क्या मेरा मन नहीं लगता काम में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं छोड़ दूँ, इतनी पावरफुल जॉब, अच्छा खासा पैसा मिलता है, सब कुछ है। कहते हैं यार मेरी पर्सनल लाइफ भी ख़त्म हो गई, डाइजेशन भी ऐसा लगता है कि मेरा सारा एकदम गड़बड़ चल रहा है, खाने का मन नहीं करता, ऑफिस जाने का मन नहीं करता, वाइफ से बात करने का मन नहीं करता, तो करूँ क्या। जब हमने इतना सा चेंज किया उनकी लाइफ स्टाइल में, सिर्फ हमने थोड़ा सा उनकी लाइफ में एक्सरसाइज डाला और थोड़ा सा उनका खाने को सेट किया। हो क्या रहा था, जब आप चिंता में, डिप्रेशन में या एंजाइटी में होते हो तो आपका ब्रेन का लॉजिकल जो पार्ट है वो शट डाउन हो जाता है। ब्रेन को मैसेज ही नहीं जा रहा था कि यार खाना कब खाना है, कितना खाना है, क्यों खाना है, किस तरह का खाना है। जब मिला कुछ खा लिया, बे टाइम खा लिया, तो गट खत्म हो गया। तो हमने कुछ प्रीबायोटिक्स दिए, कुछ प्रोबायोटिक्स दिए, कुछ चीज़ों के लिए मना किया, सिर्फ 30 दिन का चार्ट बना के दिया कि 30 दिन आपने ये करना है और ये नहीं करना है। 30 दिन के बाद वही व्यक्ति उसी तरह से, उसी सेम एनर्जी के साथ जिस तरह उन्होंने ज्वाइन किया था, वैसे की वैसी एनर्जी के साथ अपनी जॉब को भी इंजॉय कर रहे हैं और घर के अंदर भी है। तो डिप्रेशन और एंजाइटी आपके गट को ख़त्म कर देती हैं, आपकी स्टमक को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। दोनों चीज़ आपस में बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। सर ये ना अभी हमारे पास बहुत कॉल्स आते हैं कि हमें ओसीडी की प्रॉब्लम है, डाइजेशन इशू है, तो हम क्या करें। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये पहले तो मैं आपके उससे जानना चाहूँगी, अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि ओसीडी होता क्या है। ठीक है, ओसीडी का जो नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको अगर आम भाषा में समझें, नॉर्मली आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, पहले तो ये पता ही नहीं था, या आपके आसपास घर पे हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जो जिनको बार बार सफाई करना पसंद हो। एक बार झाड़ू लग गई तो दोबारा झाड़ू लगाते हैं, एक बार पानी का गिलास उठाया तो बार बार उसको धोते हैं, अगर किसी का हाथ टच हो गया तो बार बार धोने की आदत है, हाथ साफ करेंगे, या बार बार नहाने की आदत होगी। किसी ने अगर एक बार गले ऐसे लगा दिया तो उनका लगता है पता नहीं क्या ही हो गया, वो जाते हैं फिर नहा के आते हैं। तो ये सारी क्या है, या फिर आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा, वो प्लेट को बार बार साफ करते हैं। जो रेस्टोरेंट में जब आपको खाना मिलता है, जब खाना खाना बैठते हो तो लगातार साफ करते रहते हैं। एक बार साफ कर लिया, 2 बार कर लिया, तो एक ही काम को आप बार बार कर रहे हो। नॉर्मली ये हाइजीन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। आपको लगता है आसपास सफाई नहीं है और आपको कुछ घबराहट होती है, उससे चिड़चिड़ापन आता है और आपको लगता है चीज़ें साफ नहीं है, आपको एकदम पर्टिकुलर परफेक्ट मैनर में चाहिए वो चीज़। या फिर आपके सामने कोई चीज़ रखी हुई है, वो चीज़ अगर इस एंगल पे रखी है तो इसी एंगल पे होनी चाहिए, वो हल्का सा भी टेढ़ा नहीं हो सकता। कपड़ा अगर आपने अलमारी में रखा है तो अलमारी में अगर इस तरह सेट है ना, अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया तो इरिटेशन हो जाएगी उनको। ये ओसीडी की प्रॉब्लम तो मतलब समझ गए कि ये वाली प्रॉब्लम है, पर ये होती ही क्यों है फिर? मतलब क्या ऐसा दिमाग में क्या कुछ देखो, है तो सारा केमिकल लोचा ही, ठीक है। बहुत सारे इसके कारण होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का सारा काम इसमें क्या है, मेमोरीज का है। मेमोरीज मतलब आपको किस तरह से नर्चर किया जा रहा है। आपके ब्रेन क्या है, आपका ब्रेन आपका कंप्यूटर की तरह है जिसके अंदर डेटा फीड है। अब उसमें कोई एक ऐसा डेटा आ गया, एक वायरस आ गया जिसने बाकी सारे डेटा को डिस्टर्ब कर दिया। अब वायरस कैसा है, हो सकता है आपकी पेरेंटिंग गलत हो गई हो। वायरस कैसा है, ऐसा हो सकता है कि आपके किसी पार्टनर ने, आपके किसी दोस्त ने आपको कोई एक ट्रॉमा या कोई फोबिया दे दिया हो, तो कोई एक बात मन में बैठ जाती है जिसे आप मेमोरी बोलते हो, जिसे आप एक्सपीरियंस बोलते हो। तो वो मेमोरी जब आपके स्टोर में है, वो एक ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। ट्रिगर पॉइंट कैसा होता है, जैसे आपने कई लोगों को देखा हो जब वो बात करते हैं तो किसी एक बात को लेकर एकदम गुस्सा आ जाते हैं। आपको वो मूवी याद है गोलमाल, जिसमें अजय देवगन ऐसे फिंगर करता था ना, या उसको अजय देवगन को कोई फिंगर करता था तो उसको गुस्सा आ उसे जाता गुस्सा आ जाता था। था। वो क्या था, वो एंकर था। किस चीज़ का एंकर था, कि अगर किसी ने उंगली दिखाई तो मुझे गुस्सा करना है। उसका ब्रेन क्या बता रहा है, उंगली देखने पर अजय तू गुस्सा कर और सामने वाले को मार, उंगली तोड़ दे, उंगली तोड़ दे उसकी। तो ये क्या था, ट्रिगर। तो ऐसे कुछ ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं ब्रेन में उस वायरस की वजह से, जो किसी ना किसी कारण से अनजाने या जाने में बन गए। उसकी वजह से फिर वो किसी ना किसी तरह के केमिकल डिसबैलेंस में चले जाते हैं। हो सकता है वो ओसीडी हो जाए, किसी को एडीएचडी हो जाए, किसी को कोई और तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसी में से एक ये तरह की प्रॉब्लम है। सर मेरी एक स्टूडेंट है जिनको ओसीडी की प्रॉब्लम है, और उन्हें ये है कि वो दिन में कम से कम 20-25 बार नहाने जाएंगी, नहा के निकलेंगी, फिर वो आएंगी, थोड़ी देर बैठे, उनको लगा कि अरे गंदा हो गया मेरा शरीर, वापस नहाने जाएंगी, फिर आएंगी,
फिर उनको लगेगा अरे मुझे ये टच कर दिया, मेरा हाथ गंदा हो गया, फिर नहाने जाएंगी। मतलब वो ये कह रही हैं कि मैं नहाते नहाते मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मैं ये खुद नहीं चाहती पर ये मुझसे होता जा रहा है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? अच्छा एक चीज़ और, मतलब ये जो मैंने बोला ना ये होता जा रहा है उनसे, वो खुद भी ये बोल रही थी कि मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं करना है, पर मुझसे ये हो रहा है। तो उनकी वो बोल रही थी कि मेरी फैमिली वाले ऐसा ले रहे हैं कि मुझे किसी भूत प्रेत का साया लग गया है मेरे ऊपर। तो पहले तो ऐसे बताया जाता था गाँव में हाँ इन्हीं तरह की समस्याओं को लेकर, हाँ या बोलते थे कि यार ये पागल हो गई है यार, हाँ ये पागल हो गया है यार, हाँ एक ही चीज़ को बार बार करता रहता है। सेम। तो आप एक ही काम को बार बार रिपीट कर रहे हो तो आम भाषा में इसको ऐसे बोल देते हैं अपने। हाँ जैसे मेरे को याद है कि हमारे घर में एक रिश्तेदार थे, उनको बार बार सफाई, मतलब आंटी सफाई करके चले गए हैं, फिर वो ही हमारे जो हैं, मेरे जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो वापस सफाई करने लग जाते थे, वो बर्तन को वापस धोने लग जाते थे। तो ये कुछ हद तक तो समझ में आता है। किसी को ज़्यादा हाइजीन पसंद है, नॉर्मली हम इसको ऑसिपिटल लोब से देखते हैं जहाँ से आपके एस्थेटिक सेंस आते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो, जो बार बार नहा रहा है, ये कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट है, उसको बैठ कर निकाला जाता है। उसके लिए बैठना पड़ता है, उसके लिए उस पुरानी मेमोरीज में ट्रैवल करना पड़ता है, जाना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है ये कहाँ शुरू हुआ। प्रॉब्लम को जब ढूंढा जाता है, फिर इसको क्लीन करवाया जाता है, उसको सफाई करवाई जाती है, और फिर एक नई इमेज सेट की जाती है, फिर जाकर ये दूर होता है। और इसमें कॉन्शियस एफर्ट्स बहुत लगते हैं। कॉन्शियस मतलब आपको अपने आप पे कंट्रोल भी करना पड़ता है साथ साथ, और फिर एक कोच साथ में बैठता है, तब जाकर ये प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हो। आप डॉक्टर उनको दवाई देते हैं और साथ में उनको एडवाइस कर देते हैं कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, उसमें चाहे योगा करो या फिर आप जैसे आपने बोला किसी काउंसलर के पास जाकर के बातचीत करो। पर वो तो अपनी माइंड को लेकर के या अपने शरीर को लेकर के उतनी फिट ही नहीं है ना कि वो अच्छा डिसीजन ले पाए। तो यहाँ पर मैंने बोला ना, इसलिए कॉन्शियस एफर्ट लगते हैं। हाँ मेंटली जब आप फिट नहीं हो तो वहाँ पर आपका कुछ सपोर्ट सिस्टम तो होगा। आप अगर इसको बोलते हैं राइज रीसेट एंड रीवायर, मतलब क्या होता है, मैं जिस दिन अवेयर हो गया कि विकास तुझे ये प्रॉब्लम है, तेरे को ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसे बोलते हैं अवेयरनेस। उससे पहले वाली स्टेट कौन सी है, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम तेरा जाने, मुझे मेरे को मत बोलो आप। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा हाँ ये भी एक है। ये तो जैसे ये एक मैम है, वो तो एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ भाई कि मुझे ये दिक्कत है मैम, मैं नहीं चाहती हूँ फिर भी ये मुझसे हो रहा है, तो उनकी फैमिली वाले से भूत प्रेत ले रहे हैं। एक हमारे पास केस आया था, जो दो भाई थे और दोनों भाई जुड़वा थे, और जो पार्टनर थी उनकी वो दोनों भी जुड़वा थी, और दोनों की ही शादी आपस में, मतलब चारों के आपस में ही हो जाती है शादी। दो लड़कियां एक ही हाँ, घर में चली जाती एक ही हैं। घर में चली जाती है, दो लड़कियां एक ही घर में चली जाती हैं। अब वो दोनों लड़कियों की क्या है ना, बचपन से साथ में खाना, साथ में उठना, सेम ड्रेस पहनना, कहीं जाना है तो सेम, बाल का स्टाइल भी सेम, मतलब हर चीज़ सेम सेम, जो आजकल पेरेंट्स करते हैं कि हम दोनों सेम सेम पहनेंगे या बच्चे हमारे दोनों सेम सेम दिखने चाहिए, बिल्कुल उनका वैसे ही हुआ, उनको डेवलप किया गया, उनको वैसे ही बड़ा किया गया। अब उनकी शादी हो गई तो वहाँ पे भी वो जा कर के यही कर रही थी कि अच्छा मेरे हस्बैंड, पहली वाली यानी मान लो पहला जो है वो नहाने गया है, तो दूसरे वाली वाइफ बोल रही है कि भाई तू भी नहाने जा। अच्छा, वो अपने हस्बैंड को बोल रही हैं हाँ, कि उसका हस्बैंड नहाने गया उसके तो तुम भी हस्बैंड नहाए। नहाने गया है तो तू भी नहाने जा। सेम काम करो जैसे हम करते आ रहे थे हाँ, बचपन से। अब वो उनके ऊपर थोप रही है कि तुम दोनों भी सेम चीज करो, अच्छा, जो तुम्हारा भाई कर रहा है उसी टाइम पे तुम भी वही करोगे। अगर पहला वाला बंदा नहा के थोड़ी देर पहले जल्दी निकल जा रहा है तो तुम क्यों जल्दी निकल गए, वो तो अभी तक नहा रहा है, वापस जाओ नहाने। इस चक्कर में उनकी ना ही अभी वो बेबी प्लान कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हम कैसे करें, ये दोनों रह ही नहीं पाएंगी अगर अब एक ही टाइम पे, तो ये हो नहीं सकता ना, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। कभी पता चले वो पहले प्रेग्नेंट हो गई बाद में, बट वो कर ही नहीं पाएंगे, उसको माइंड उनका एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। देखिए दोनों केस अलग अलग है। एक केस जो पहले आप लेडी का बता रहे हैं वो है जिसमें उनको अवेयरनेस है कि मैं थोड़ा सा कहीं एक प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ। तो ये सबसे बहुत प्राइम स्टेज है जिसमें आपका आधा काम खत्म हो गया, जब आपका पेशेंट या आपका क्लाइंट जब मेंटली रेडी है कि यस आई एम रेडी, कि मुझे कुछ चेंज होना है, ये बोलते हैं राइज। फिर आता है रीसेट। रीसेट के लिए फिर कोच लगता है,
ठीक है ना, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है। आपको उसमें मेंटली कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा करना है, कोई आपको स्टेरॉइड्स थोड़ा लेने, कोई दवाइयाँ थोड़ा खानी है, आपको सिर्फ बैठना है और उस मेमोरी को ढूंढना है, ये कहाँ से शुरू हुआ। ये केमिकल जो लोचा है ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक चलता है। अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, आप पहले गियर में गाड़ी चलाओगे तो भैया गाड़ी तो हीट करेगी। आपको दूसरा तीसरा चौथा गियर लगाना आना चाहिए, उसके लिए लगती है ट्रेनिंग। जब ट्रेनिंग लगती है तो आपको किसी कोच के साथ बैठना है। NLP करके टेक्निक है वो आप कर सकते हो, EFT टेक्निक है वो कर सकते हो, होपोनोपोनो करके टेक्निक्स हैं वो कर सकते हो। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनसे आप अपने ब्रेन को रीसेट कर सकते हो। और फिर जब ब्रेन रीसेट होता है वो कैसे हो सकता है, ब्रेन प्लास्टिक की तरह है, इसको जिधर मोल्ड करोगे जैसा जैसा चाहो, जैसे क्ले देखिए हमने, मिट्टी देखी है ना, वो चिकनी मिट्टी जिस शेप में ढालना चाहो ढाल सकते हो कभी भी। ये गलत फहमी है कि ब्रेन चेंज नहीं होता, ब्रेन लगातार चेंज होता है, दिन रात हर एक सेकंड में। हर 35वें दिन में हमारी स्किन नहीं होती है, सेल चेंज हो जाता है, हमारा लीवर चेंज हो जाता है। कहा ही जाता है लीवर इतना पावरफुल है, हर 90 दिन में लीवर एकदम नया हो जाता है अपने आप में, अगर इसको हम थोड़ा सा भी समय दें तो जब हमारे ऑर्गन चेंज हो रहे हैं तो हमारे ब्रेन में से क्या लोचा नहीं निकल सकता। हमारे ब्रेन, हम 35 दिन में हमारी स्किन चेंज हो गई, ऐसा क्या है कि हमारे ब्रेन से वो बात नहीं निकल रही, क्योंकि इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं। ये बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है जो ब्रेन और बॉडी खुद कर रहा है। इसको ठीक करने के लिए आपको एक थर्ड पार्टी लगती है जो साथ में किसी के बैठो, और ये मुश्किल से 7-8 दिन का काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्यक्ति परेशान नहीं है, मैं मानता हूँ परेशान होगा, लेकिन परेशान है तो उसके लिए अगर वो मान चुके हैं वो परेशान है तो कम से कम कोच के साथ बैठे ना। बहुत सारे कोचेज हैं, जाइए 7-8-10 दिन लगाइए, आप ठीक होंगे, गारंटेड ठीक होंगे, कोई किंतु परंतु ही नहीं है। जो दूसरा केस है, उस केस के अंदर जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी दोनों बहनों को कि हमें कुछ ऐसा इश्यू है, तब तक ये वो वैसी बात है, आप व्यक्ति सो रहा है उसे उठा सकते हो, वो सोने का नाटक कर रहा है तो क्या कर सकते हैं उसमें। तो जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी कि इसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो गई है, वो बाहर निकल नहीं पा रहे, वो फैमिली को एंजॉय नहीं कर पा रहे, बिजनेस वो कर नहीं पा रहे, जॉब पे वो जा नहीं पा रहे, तो वो कर क्या रहे हैं लाइफ में, एक बंद कमरे में तो रह रहे हैं। तो जब तक यहाँ लगेगा एक्स्ट्रा एफर्ट, पुश लगेगा, ये प्यार वाला काम खत्म हो गया। यहाँ अब घर वालों को कान खींचने पड़ेंगे, 4 चांटे लगाने पड़ेंगे। ये मत सोचो कि वो शादीशुदा चांटे नहीं लगते। क्यों नहीं लगते भाई? आज के हमारे माँ बाप हमें डांटते नहीं हैं? डांटते हैं, जो काम उनको गलत लगता है वो हमेशा डांट के करवाते हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया कि हम डांट नहीं सकते? माँ बाप कहाँ हैं? बुलाओ उनको, क्या लेके आओ कान खींच के इनको। कब तक चलेगा ऐसे? क्यों नहीं कान खींच सकते? बिठाओ उनको, ज़बरदस्ती बिठाना पड़ेगा। अभी क्या है, क्योंकि चीज़ें टॉलरेबल हैं तो उनको दिक्कत नहीं है। अब यही व्यक्ति का छत पे खड़ा हो जाए 26वें माले पे छत से कूदने के लिए, कूदने देंगे? क्योंकि ये दिख नहीं रहा, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए इसको वो भी लाइटली ले रहे हैं। यही 26वें माले पे अगर वो हाथ में पॉइजन लेके खड़े हो जाएं पीने के लिए, पीने देंगे? तब तो शायद 4 चांटे मारेंगे, बांध के भी रखेंगे, जो हो सकेगा वो करेंगे अपने बच्चों को बचाने के लिए। अब कहाँ गए माँ बाप? अब ले आओ। तो अगर उनके हस्बैंड ये कह रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। वहाँ सख्ती, यहाँ भय बिन प्रीत नहीं होती। साम दाम दंड भेद सब लगाने पड़ते हैं। फिर अगर परिवार बचाना है, अपनी लाइफ बचानी है, तो आपको हर तरीके अपनाने पड़ेंगे। फिर ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता, वो समझ नहीं रहे। तो वहाँ पर जब तक वो राइज अवेयरनेस पे नहीं आएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये कोई दवाई थो ना मुँह में खिलाई और ठीक हो गया। ये तो बैठना पड़ेगा ना, बैठ के ठीक होगा। नहीं तो स्टेरॉइड्स खाते रहो, नशा करते रहो, आगे जाके एंटीबायोटिक्स कोई काम ही नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि उनको, अगर आपकी फैमिली में अगर किसी को भी है तो उनके ऊपर थोड़ी सख्ती भी करना पड़े तो करो। सख्ती करने का मतलब होता है कि आप उनको समझो भाई, मैं आपको समझता हूँ कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैं लेकिन आपको कॉन्शियसली रोकना चाहता हूँ समझते हुए। एक मैं आपको डाउट कर रहा हूँ, यार तुम जानबूझ के कर रही है, तेरा इंटेंशन मुझे तंग करने का है, तुम चाह ये रही हो कि घर में कलेश हो। कलेश का इंटेंट नहीं है यार, वो एक्चुअली में इसको प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कोई लंगड़ा के चलता है, किसी के पैर में चोट लगी हो, तो वो इंटेंशनली लंगड़ा के चल रहा है क्या? नहीं ना, क्योंकि इसका फिजिकल बॉडी बता रहा है। तो आप मान रहे हो यार बेचारे के पैर में चोट है या हाथ में चोट है, तो इसलिए वो इस तरह से काम कर रहा है। तो जब मेंटल चोट लगी हुई है तो उसको भी तो उतना ही, उसी तरह की दया भावना, उसी तरह का आप भाव रखो ना। तो वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस रखने का मतलब है उसको उसी तरह का ट्रीटमेंट दिलवाओ, लेकिन सख्ती बरतते हुए, जहाँ स्ट्रिक्टनेस चाहिए। तो ये भी एक चोट ही तो है, पर दिख नहीं रही। आपको फिजिकल चोट दिख जाती है। मान लीजिए किसी के हाथ में चोट लगी हो, उसको आप खाना बनाने के लिए बोल दो कि दोनों हाथों से आटा गूंद, एक हाथ में चोट लगी हो कैसे गूंदेगा?
मानोगे ना कि हाँ यार अभी नहीं काम कर सकता, बस वैसे ही तो मानना है। मेंटल चोट को हम दिखती नहीं ना, हम मानते नहीं है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो नहीं करने चाहिए। पागल है तुम, भूत चढ़ गया, साया चिमड़ गया तुझे, आत्मा लग गई तुझे, भूतनी आ गई, चुड़ैल आ गई, ये सब फालतू की बातें हैं। यहाँ उस समय जिसे उसके कंधे पर आपको हाथ रखना चाहिए, जिस समय उसको ज़रूरत है उसको गले लगाने की, उस समय आप उसको दूर भगा रहे हो ऐसी बातें करके। जिस समय उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप साथ बैठो, मेरे साथ बैठ के मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, उसको अवेयर करो। आपका बच्चा, अवेयर करना पड़ेगा आपको, आप उसको छोड़ तो ना सकते हो। तो यहाँ आपकी ड्यूटी बनती है। आपका पेशेंस लेवल टेस्ट हो रहा है इस समय। सर ये मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें आपने बोला है अगर आप अपने दिमाग को तेज करना है या फिर अपने एंजाइटी डिप्रेशन से तुरंत बाहर निकलना है तो आप भ्रामरी प्राणायाम करो। इसके पीछे का साइंस क्या है? इसका एक ही मुझे जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए ना, मैं उसको बहुत मन से मानता हूँ। मैं डाउट की नज़र से नहीं देखता। जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, मुझे ये लगता है इसको अगर साइंस से कनेक्ट कर दें तो आज के लोगों को विश्वास हो जाएगा। मुझे तो विश्वास है। तो विज्ञान भैरव में जो मैंने पढ़ा है, जो सुना है, जो समझा है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये मेरी लाइफ में जब वो फेज़ था जब मैं बहुत नेगेटिव था, और शायद वो हो सकता है सबके लाइफ में आता हो, जो मुझे लगा था कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया है, मेरा परिवार भी मेरे हाथ से गया, मेरा करियर भी मेरे हाथ से गया, सब कुछ जा चुका है। तो कुछ चीज़ें थी जिसने मुझे बचा के रखा। उसमें से कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस थी, जैसे कुछ प्राणायाम, जैसे नाड़ी शोधन था, एक मैं सुदर्शन क्रिया मैंने तब बहुत करी वो, और एक भ्रामरी प्राणायाम था। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उसको लेके बहुत है। और कहते हैं भगवान शिव का सबसे फेवरेट प्राणायाम भी यही है, भ्रामरी प्राणायाम। आप खुद करके देखो ना, जब आप करते हो भ्रामरी प्राणायाम तो आपका पूरा यहाँ ऊपर वाला ये जो अपर बॉडी है, जहाँ ये सबसे, जिसको आप राहु का पार्ट बोलते हो, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में चला जाऊँ तो जो आपको कहीं पे घुमा सकता है, वो एकदम एकटक एक जगह आ जाता है। आप किसी भी स्टेट पे हो, एक जगह आ जाता है, ये इंस्टेंट रिलीफ इंस्टेंट। एक भ्रामरी, इस पर न्यूरो साइंस की रिसर्च भी है, एक सिंगल भ्रामरी तरीके से की हुई, एक अच्छी लॉन्ग डिप ब्रेथ के साथ किया हुआ, मन से किया हुआ, आपको बीटा एंशियस लेवल, यानी कि अगर आप 30 हर्ट्स पे हो उसको डाउन ले आता है वो, आपको 17-18 हर्ट्स के आसपास एक भ्रामरी ले आता है। अगर आप 3 कर लेते हो तो आप अल्फा को टच कर जाते हो। तो साइंटिफिकली अगर आप ब्रेन का ईजी टेस्ट कराओ तो प्रूवन है, अगर आप शास्त्रों को पढ़ लो तो प्रूवन है, और उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आप करके देख लो, आपको खुद को पता लग जाएगा। आप मेरे पास कम से कम नहीं करते को 250 से ऊपर टेस्टिमोनियल्स हैं इस बात के। और एक केस मुझे अच्छी तरह याद है, लॉकडाउन का टाइम था, हमने एक मिशन चलाया हुआ था, मिशन सफाई। उसके अंदर एक मैम थे हमारे जिनको फेसबुक लाइव जाना था, जिनका तब बोला हुआ था फेसबुक लाइव का, जैसे पहले आप शेड्यूल कर देते हो ना, अनाउंसमेंट हो जाता है, तो बहुत बड़ी बात होती थी फेसबुक लाइव जाना, वहाँ जाके सारे लोगों से बात करना, और उनका काम था टेक्निक सिखाने का। उससे जस्ट 15 मिनट पहले उनके घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, 15 मिनट पहले। अब कैजुअलिटी में, यानी कि घर पे कोई बहुत सीरियस कैजुअलिटी थी, वहाँ आपका मेंटल लेवल कैसा होगा, डिस्टर्ब होगा। जब उनका फ़ोन आया कि विकास सर मैं नहीं ले सकती, तो हमने उनको एक ही काम बोला था, एक काम करो आप सिर्फ भ्रामरी कर लो, सिर्फ 5 राउंड भ्रामरी कर लो, अगर आपका मेंटल स्टेट स्टेबल हो जाए तो आप करना, नहीं तो मत करना। एंड शी इज़ अ रिनाउंड कोच। 5 भ्रामरी उन्होंने की, उसके बाद फेसबुक लाइव उनका हिट गया। मेरे ख्याल तब उस समय शायद उनके 11-12 हज़ार व्यूज़ विद इन 10 मिनट्स आ गए थे उनके। तो ये पावर होती है भ्रामरी का, आपको किसी भी स्टेट से बाहर निकाल कर, अगर आप चिंता में हो तो आपको हेल्प करेगा, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव थॉट्स में हो तो आपको हेल्प करेगा। आपको इनफैक्ट डिसीजन लेना है कोई इंपॉर्टेंट, जहाँ फंसे हुए, ये करूँ कि ये करूँ, इस रास्ते जाऊँ कि इस रास्ते जाऊँ, भ्रामरी तो हम आपको हेल्प करेगा। तो इससे पावरफुल कुछ भी नहीं है। रात को नींद नहीं आ रही, भ्रामरी करके सो। इसका एक षणमुखी करके एक और प्राणायाम होता है, उसको करके सो जाओ आप। अगर वो भी कर लोगे तो भी नींद अच्छी आ जाएगी। आपने करके देखा होगा, आप करवाते भी होंगे। ठीक है सर, हमने एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी इन सभी पे बात की, और इसका पूरा अगर एक नॉर्मल उसमें बताऊं तो ये है कि आप जिनको ओसीडी बहुत बड़े लेवल पे है, उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनको प्यार से डील करो और उनको समझो, और फिर साथ में किसी एक व्यक्ति एक्सपर्ट की आप एडवाइस लो, उसके साथ उसको बिठाओ। हाँ। और डिप्रेशन और एंजाइटी की रही बात, तो ये हम
हमारा थॉट बहुत छोटा होता है और हमारे पास विज़न गोल नहीं होता, ये भी एक रीज़न है उसका। और इसको आप इजीली ख़त्म कर सकते हो, योगा क्लास ज्वाइन कर लो, भ्रामरी प्राणायाम जैसे सर, हमेशा मैंने सर की बहुत सारी वीडियोस देखी है जिसमें सर ने बताया कि भ्रामरी प्राणायाम से आप उसको ओवरकम कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आप सर की वीडियोस देखो, आप वैसे भी ठीक हो जाओगे। नहीं, अब जयराम योगी जी की देखें, आपके भी देखें तो सर अब हम आते हैं कि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि दिमाग को तेज करना है तो ये करो, ये टिप्स हैं, ये टेक्निक्स हैं। तो अब हम दिमाग के तेज करने पे जा रहे हैं बात। अच्छा, मेरे को ना एक हमेशा ऐसे बोलते हैं ना लोग कि किसी कामयाब पर्सन के पीछे उसकी वाइफ का हाथ होता है। तो मैं, वाइफ का तो पता नहीं मुझे, मैं ये जानना चाहती हूँ उसके दिमाग का क्या रोल होता है। देखो, परिवार आपको ना हमेशा सपोर्ट करता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वाइफ का हाथ होता है, परिवार होता है। चाहे लड़का आगे हो चाहे लड़की, आप आगे हो तो आपके पीछे आपकी वाइफ तो नहीं हो सकती, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, हाँ। ठीक है। तो आपके सपोर्ट बिना परिवार के आप क्या कर लोगे? क्या आप यहाँ बैठ सकते हो बिना परिवार के? आपको पॉडकास्ट आप ले रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको अलाउ किया, लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम है ना, मैं यहाँ बैठकर बात आराम से कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो सारी व्यवस्था होगी कि मेरे घर वालों ने हर चीज़ मुझे टाइम पे दी, उतना सपोर्ट किया। इनफैक्ट और छोड़िए, मैं अगर मेरी बात करूँ, मुझे नहीं पता लोग अपने घर वालों के बारे में या रिश्तेदारों के बारे में क्या बोलते हैं। मैंने जब अपना घर छोड़ने का बोला कि मुझे बाहर शिफ्ट होना है और ऐसे शहर में शिफ्ट होना है जहाँ मेरा सर्कल ना हो, तो मेरा परिवार ही सबसे पहले सपोर्ट में था। तो उनके बिना कैसे संभव है? इनफैक्ट मेरा बेटा है, वो 1 साल 2 साल हॉस्टल में रहा है सिर्फ इसलिए कि मैं 2 साल हॉस्टल एंजॉय करता हूँ, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। तो इससे ज़्यादा सपोर्ट क्या मिलेगा? नहीं, मैं इस सपोर्ट की नहीं बात कर रही एक्चुअली। मैं दोबारा बोल देती हूँ, मैं यही जानना चाहती हूँ कि सपोर्ट तो होता ही है फैमिली का। अच्छा, पर हाँ, फैमिली का तो बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। एक अच्छा कामयाब इंसान के पीछे एक अच्छी फैमिली होती है ताकि वो यहाँ से फ्री रहे। बट मैं उसका ब्रेन कैसे काम करता है, कहीं ना कहीं उसके ब्रेन का भी रोल है ना। अब फैमिली पूरी खरी है, उसका ब्रेन ही नहीं काम कर रहा, क्या ही कामयाब होगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके ब्रेन मतलब क्या काम करता है और वो कितना एक्टिव होता है, या फिर जैसे आप सिखाते हो कि ब्रेन को ताकतवर बनाओ, तो कितना ताकतवर होता है, या फिर हाँ, ताकतवर कितना होता है जिससे वो एक सक्सेसफुल बन सकता है इंसान। देखो, पहले वाली जो हमारा जहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था ना, वहीं चलते हैं। एक फैमिली कैसी होती है? जब आप अपने हस्बैंड को देखते हो तो आपके दिमाग में लॉजिक्स नहीं आते हैं, मुझे ये फ़ायदा होगा। आपके दिमाग में उनको लेके विज़न आता है, यार इसका नाम होगा, मेरे हस्बैंड का नाम होगा, उनको कितनी खुशी मिलेगी। तो आपका विज़न क्या है? मैं वापस विज़न पे आ रहा हूँ कि मेरे हस्बैंड को वो खुशी मिले, वो प्यार मिले, वो मोहब्बत मिले, जिसके वो लायक हैं, वो मेहनत करें तो उनको लोग पहचानें। ऐसे जब वो आपको देखते होंगे कि लक्ष्मी जब पॉडकास्ट ले रही है या जा रही है तो उसको इतना प्यार मिले, लोग उसको देखें, उसकी बातों को पसंद करें, उससे सीखें, तो ये विज़न है। वहाँ पर जेलसी नहीं है ना। तो बस एक ही चीज़ है, जब आपका दूसरे के प्रति जो ब्रेन, मैं ये देखता हूँ कि उस ब्रेन के पास वो भाव होना चाहिए, उसके प्रति वो विज़न होना चाहिए कि वो क्या कर सकता है। मैं आपको एक न्यूरोसाइंस की बहुत सी रिसर्च बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो आप मुझसे ब्रेन पूछ रहे हो ना, रिसर्च आपने सुना होगा कि आप जो हो, आप आसपास के 5 लोगों के एक एवरेज हो, शायद सुना हो आपने। लेकिन रिसर्च कुछ और डीप में कहती है, अगर आप ऐसे 4-5 लोगों के साथ घिरे हुए हो जो ये सोचते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम ऊंचाई पे जा सकते हो, तुम बड़ा काम कर सकते हो, बड़ा नाम कमा सकते हो, बड़ा पैसा कमा सकते हो, तो आप में पोटेंशियल अगर 10% है तो आप 100% पोटेंशियल के साथ काम करेंगे। अगर आसपास सिर्फ सोचते हैं, आपको कह नहीं रहे हैं, सिर्फ सोचते हैं आपके बारे में कि लक्ष्मी ये काम कर सकती है, विकास ये काम कर सकता है, सिर्फ सोचते हैं, तो विकास और लक्ष्मी अगर 10% लेके ही पैदा हुए हैं, उनके पास ज़्यादा दिमाग है ही नहीं, तो भी वो 100% तक ताकत लगाएंगे। क्यों? ब्रेन का काम है। जब उसकी तरफ कोई उम्मीद से देखता है तो वो अपने आप को और पावरफुल बना देता है। वहीं अगर आपके आसपास ऐसे कुछ 4-5 लोग हैं जिनको कोई आपसे द्वेष नहीं है, किसी तरह के आपसे कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन आपसे कोई उम्मीद नहीं है, आपकी तरफ कोई ऐसा भाव नहीं है कि ये कुछ कर सकता है, कोई चिढ़ नहीं है आपसे, कोई जलन नहीं है, कोई आपके प्रति कोई नकारात्मक भाव भी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है, तो अगर आपका पोटेंशियल 100% है तो आप 10% भी नहीं करोगे एज पर न्यूरोसाइंस। तो आपका परिवार का दिमाग
ब्रेन का लेवल ही वही है, जब आप उसके प्रति सोचते हो, वो विजन इतना बड़ा है, वो विजन इतना बड़ा होते ही आपका पोटेंशियल 10 गुना तक बढ़ जाता है। चाहे आप लड़का हो, चाहे आप लड़की हो, चाहे आप माँ हो, चाहे आप पिता हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चा हो, तो आपका वो पॉजिटिव विजन रखना अपने लिए और अपने परिवार के लिए इसलिए भी ज़रूरी है, ताकि आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएँ और उस आसमान को छू सकें। बाकी रहेगी ब्रेन को तेज करने की ताकत, तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिसको न्यूरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं, ब्रेन जिम बोलते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, वो आप कर सकते हो, तो जिससे आप लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों को एक्टिव कर सकते हो। आप मेरे साथ साथ कर सकते हो, करना चाहो तो। चलिए आप ऐसे हाथ कीजिए। अच्छा, आपको बताइए दोनों हाथ हमारे दोनों दिमाग से जुड़े हुए हैं। हाँ। जैसे ये वाला हाथ है, राइट हैंड मेरे लेफ्ट ब्रेन से जुड़ा हुआ है, हाँ। और मेरा जो लेफ्ट हैंड है मेरे राइट Right हैंड से। brain से। तो अब हाथ ऐसे कीजिए, मुस्कुराहट के साथ बंद कीजिए इसे। अब खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। कोई दिक्कत हो रही है? जब ब्रेन को एक काम दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे एक बनाइए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। ब्रेन को आपने एक काम किया, कोई दिक्कत नहीं। अब बनाइए राइट हैंड से 5, लेफ्ट हैंड से 1। अब चेंज कीजिए, अब चेंज कीजिए। नहीं, इसे 1 बनाना है, मुट्ठी नहीं बनना है। 1 चेंज, चेंज। आप साथ साथ करो ऑडियंस, आप साथ साथ करो, मुझे बताना अब क्या हुआ। मेरा तो 0 हो रहा है। हाँ। अब मान लो घर वालों को पता लगे कि इनको 5 और 1 बनाना नहीं आता, घर वाले जूते मारेंगे हमें। क्यों? क्योंकि अरे यार इतना सा तो दिखने में सिंपल है, लेकिन जैसे मैंने 5 बनाया मेरा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हुआ, जैसे मैंने 1 बनाया मेरा राइट ब्रेन एक्टिव हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। इसे बोलते हैं ब्रेन की एक्सरसाइज। खाना खाते हो मोबाइल देखना ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं है। जब आप 5-1 कर रहे हो तो आपका ब्रेन दोनों एक्टिव हो रहे हैं। कौन सा? लॉजिकल ब्रेन और क्रिएटिव ब्रेन। जब मेरे दोनों ब्रेन एक बार में एक्टिव हुए, इसे बोलते हैं ब्रेन की मसल। ब्रेन क्या है? बाइसेप की तरह ही तो है, ये थाइस की तरह ही तो है, ये ऊपर ऑर्गन ही तो है। इसको एक्सरसाइज कैसे कराएं? इसको बाहर तो निकाल नहीं सकते। इस तरह की एक्सरसाइज से ब्रेन पावरफुल हो जाता है, उसके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, सोचने समझने की ताकत बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो ऐसे आप ब्रेन शार्प कर सकते हो। अच्छा। ये मुझे आज पहली बार पता चला कि आप ब्रेन को भी एक्सरसाइज करवा सकते हो, वो भी इस तरीके से। हाँ, बहुत ईजी है, आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं। सर, आपने कई बार आपने दिमाग तेज करने के लिए अनुलोम विलोम बताया। मैंने आपकी एक वीडियो में देखा था, शॉर्ट्स में, कि आप बोल रहे हो अगर आपको दिमाग तेज करना है, आपको अपनी याददाश्त बढ़ानी है, या फिर आपका ब्रेन बहुत बड़े गोल नहीं रख पाता, बहुत छोटे गोल ही रखता है, तो आप अनुलोम विलोम करो। तो आप तो मुझे जहाँ तक पता है ज़्यादातर आप प्राणायाम वगैरह की कम बातचीत करते हो। आप ब्रेन को कैसे, जैसे आपने एक्सरसाइज बताई, ये सारी चीज़ें, तो आपने प्राणायाम क्यों, मतलब अनुलोम विलोम क्यों चुना? आप वैसे तो मेरे बहुत सारे वीडियोस प्राणायाम पे ही हैं, क्योंकि साइंस इस प्राणायाम को अब रिसर्च कर रही है। हाँ। हमारे शास्त्रों में तो पता नहीं कब से कहा गया है। जिस ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी और ईड़ा की बात हो रही है, जिसको आज हम लेफ्ट हेमिस्फीयर या राइट हेमिस्फीयर कह रहे हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी कह रहे हैं, वो तो बहुत पहले लिख दिया गया है। अगर इसको साइंटिफिकली समझे हम, भाई ब्रेन में क्या है? पानी है। आपकी बॉडी में क्या है? पानी है। अब पानी के अंदर क्या है? पानी के अंदर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अच्छा, ऑक्सीजन के अंदर क्या है? मैग्नेटिक पावर, जिससे आपका ऑरा बनता है। अब अगर मैं पानी पी रहा हूँ, या तो मेरा ऑरा बढ़ेगा, या फिर मैं सांस ले रहा हूँ ऑक्सीजन, और किसमें? 2 ही चीज़ों में है, या तो पानी में है या फिर हवा में। अब मैं जब सांस खींच रहा हूँ तो मेरे ब्रेन के अंदर लगभग 82% पानी है। वो पानी को ऑक्सीजन मिली तो ब्रेन की पावर बढ़ी ना। जैसे गुब्बारा देखा आपने? हाँ। उस गुब्बारे का जो फूला हुआ नहीं है तो कोई काम का है? नहीं। उसकी ताकत पता है आपको? नहीं। जब उसमें आप हवा भरते हो तो उसकी आपको सही शेप पता लगती है, उसकी ताकत पता लगती है, उसकी स्ट्रेंथ पता लगती है। तो ऐसी ब्रेन है। ब्रेन को अगर आप प्रॉपरली ऑक्सीजन देते हो तो एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है जिसका काम है एनालिटिकली सोचना, यानी कि लॉजिकली सोचना, क्या सही है क्या गलत है वो सोचना। और वहीं आपका एक राइट हेमिस्फीयर है जिसका काम है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इन दोनों को कैसे शार्प करूं? दोनों को ऑक्सीजन दे दो। कैसे दे दें? अनुलोम विलोम से दे दो, नाड़ी शोधन से दे दो। तो मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों एक्टिव हो गए, दोनों को ऑक्सीजन मिल गई, दोनों को खाना मिल गया। भाई ब्रेन का खाना क्या है? ऑक्सीजन। उसको जब फूड मिल गया तो ताकतवर होगा ही नहीं होगा? ताकतवर। इसलिए मैं इसको बहुत रिकमेंड करता हूँ। साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्चेज इसके ऊपर बहुत सारी हैं, शास्त्र भी बोल रहे हैं, और मैं ये फिर भी बोलता हूँ, खुद करके देखो। खुद करके देखोगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। सर, दुनिया में इतने लोग हैं,
एक ही ब्रेन है सबके पास, ठीक है, ब्रेन का साइज भी मोस्टली मतलब एक ही है सबके पास। तो ऐसा क्या अलग है कि अलग है सोचने का तरीका जिससे कोई इसी ब्रेन से अमीर बन जा रहा है, कोई इसी ब्रेन से क्रिमिनल बन जा रहा है, कोई इसी ब्रेन से गरीब है, या इसी ब्रेन से कोई भीख मांग रहा है। क्या बात है। तो मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये दिमाग में ऐसा क्या केमिकल है जो इस मतलब सब कुछ ये है, इसने कितने सारे लोग बना डाले। तो इसमें ऐसा क्या है? हाँ क्या है इसमें, मतलब मैंने क्वेश्चन बहुत टाइम से मतलब मेरे हमेशा दिमाग में चलता रहता है। जब मैं ऐसा हम दिल्ली से नोएडा आते हैं तो मैं जब गाड़ी में रहती हूँ तो कई बार कुछ लोग रोड बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्रॉस कर रहे होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होती कि भाई बच्चा है तो थोड़ा तेज़ क्रॉस कर ले। तो कहीं ना कहीं तो ये दिमाग या फिर एजुकेशन बोल लेंगे, पर पूरी तरीके से मैं दिमाग पे आ जाती हूँ, इसलिए इसी दिमाग से अमीर है, गरीब है, सब कुछ है, क्रिमिनल भी है। हमने बहुत देखा है कि भाई उसका ना माइंड को पॉलिश कर देते हैं वो लोग इस तरीके से। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसे, मतलब क्या है इसका लॉजिक। आपने 3 इडियट मूवी देखी है? हाँ उसमें जो रणछोड़ दास, जिसको रेंचो बोलते हैं, उसका माइंडसेट क्या है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, झक मार के आपके पास सक्सेस आ जाएगी। वहीं एक चतुर नाम का लड़का होता है, कैसी तैसी कराए सब कुछ, रट्टा मारो, अंत में सिर्फ प्लेसमेंट से मतलब है, पैसा आना चाहिए, भाड़ में जाए सब कुछ। am I right? लेकिन जो एंड दिखाते हैं सच में लाइफ का एंड भी वही है। अगर आप सिर्फ रट्टे पे हो, सिर्फ पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को लेके चल रहे हो, आपका शॉर्ट टर्म गोल है पैसा कमाना है और कुछ नहीं करना है, तो फिर किसी और के नौकर बने हो। जो चतुर लास्ट में किसी और का नौकर होता है और अपने बॉस के लिए काम कर रहा होता है, और जो अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करता है, उसको सिखाने के लिए काम करता है, उसको ट्रेनिंग देने के लिए काम करता है, वो बाद में कंपनी का मालिक होता है और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है। और चतुर उसके सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ रहा होता है, भाई मेरा काम कर दे। आपने कुम्हार देखा होगा, कुम्हार उसी मिट्टी से पानी का मटका बना देता है, चाय का गिलास बना देता है, और आपके फेफड़ों को ख़त्म करने के लिए चिलम भी बना देता है। तो वो कुम्हार के हाथ में है ना। तो जब एक बच्चा पैदा होता है, माँ बाप के हाथ में बहुत कुछ होता है। अब माँ बाप, यहाँ पे लोग बोलेंगे कि कौन सा माँ बाप है जो अपने बच्चे के लिए गलत चाहते हैं? बहुत सारे हैं। अधिकतर माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चे के लिए गलत चाहते हैं। क्यों ऐसे हैं? क्योंकि जब उनको यही नहीं पता कि बच्चे का पालन पोषण कैसे करना है, उसको क्या सिखाना है, उससे कैसी बातें करनी है। आप एक एक्सीडेंटल पेरेंट हो, बायोलॉजिकली आपने सेक्स किया, बच्चा पैदा हो गया, बस आपको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो अगर वैसे माँ बाप हो तो इसी वजह से 97% से ज़्यादा लोग एवरेज या बिलो एवरेज लाइफ जीते हैं। 3% लोग ही हैं जो अपने पसंद की ज़िंदगी जीते हैं। क्यों? या तो उनके माँ बाप ने, आइंस्टीन ऐसे आइंस्टीन बन गए क्या? उनकी माँ ने मेहनत करी थी। थॉमस एडिसन कैसे थॉमस एडिसन बन गए? उनकी माँ ने उस टीचर से बचाया था जिस टीचर ने लिख दिया कि आपका बच्चा पागल है, आपके बच्चे में मंदबुद्धि है। वो माँ थी वहाँ पर। ऐसे कितने लोग हैं। आपकी खुद की भी कहानी है, आपकी माँ आपके साथ थी ना, तभी आप यहाँ बैठे हैं आज। तो यहाँ पर माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है, उस कुम्हार का बहुत बड़ा रोल है। कब? जब वो बच्चा पैदा कर रहे हैं, जब दिमाग में आ गया ना कि मैं फैमिली प्लानिंग करनी है, उस समय भी अगर उस समय आप मेडिटेशन करके कंसीविंग कर रहे हो तो आप अलग बच्चे को जन्म दे रहे हो। आप ड्रग्स करके कर रहे हो तो अलग बच्चे को जन्म दे रहे हो। तो पहली बात तो आपके लिए नियम है, आप किसी को यहाँ बुला रहे हो, अपनी ज़िंदगी में बुला रहे हो, किस हिसाब से बुला रहे हो, किस नीयत से बुला रहे हो, किस माइंडसेट से बुला रहे हो। तो वहाँ आप पहला रोल। उसके बाद जब वो आपके पेट में आ गया तो उस 9 महीने में आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किस तरह सोच रहे हो, क्या देख रहे हो। यहाँ आप वाइन का गिलास ले रहे हो, सुट्टा मार रहे हो, कंटेंट देख रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, बच्चा आपके पेट में है। जब वो अभिमन्यु सीख सकता है कि चक्रव्यूह में कैसे जाना है, जब बच्चा पेट में सब कुछ सीख सकता है, तो ये नहीं सीखेगा मेरे मन में ये आ रहा है या मैं पैसा नहीं कमा सकता, या लाइफ ऐसी है, लड़कियां धोखा देती हैं, लड़के ऐसे ही होते हैं, घर वाले किसी काम के नहीं होते। मेरा बच्चा मेरे पेट में है, मेरे बाप ने ऐसा किया, मेरे दादा ने ऐसा किया, मेरा ससुर ऐसा है, मेरा बच्चा मेरे पेट में है। क्या सोच रहे हो? फिर कैसा बच्चे बनेंगे? उसके बाद जब वो पैदा हो जाता है वैसी पेरेंटिंग करते हैं। तो इसलिए वो गरीब माइंडसेट वाले लोग हैं जिसके पेरेंट ऐसे हों कि पैसा कमाना बहुत आसान है, रिश्ते बहुत सुंदर होते हैं,
हर रिश्ता बहुत अच्छा होता है, बहन बहुत अच्छी होती है, भाई बहुत अच्छे होते हैं, आपको भगवान ने इतनी सारी खुशियाँ दी हैं, तो बच्चे के माइंड में क्या आया? बच्चे के मन में भी वही आया। बच्चा कैसा बना? एक अमीर माइंडसेट वाला, एक ग्रोथ माइंडसेट वाला, लिमिटिंग बिलीफ वाला नहीं। तो वैसा ही बच्चा है। इसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है। और किसका रोल है? तो वो कुम्हार का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जिसने उस मिट्टी को सांचे में डालना है। तो वो अगर जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही आपका वो सांचा, उतना ही वो या तो पानी पिलाएगा या किसी के फेफड़े जलाएगा। तो तय उसने करना है। तो यही है ग्रोथ माइंडसेट में और एक लिमिटिंग या एक गरीब माइंडसेट में फ़र्क। इसी वजह से कुछ लोग इसी दिमाग को ट्रेन कर कर, जब जब देखो आप दिमाग समंदर के लहरों के साथ चलेंगे तो फास्ट भागेंगे, उसके अगेंस्ट चलेंगे तो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, हीट आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा, एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा। जितने भी लोग एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं, एक ही कारण है, वो अपने दिमाग के अगेंस्ट चल रहे हैं और कोई कारण नहीं। वो अपने पोटेंशियल को नहीं समझते, अपनी वीक पॉइंट्स को नहीं समझते, उसको बाहर आने का सही तरीका नहीं समझते, उसको सही तरह से ट्रेन करना नहीं समझते। इस वजह से वो आज भी एवरेज या बिलो एवरेज है, या कॉम्प्रोमाइज है, या बीमार है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। वही अगर अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चलते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं, अपनी पावर समझते हैं, और ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो उसको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो वो उनको रोक ही नहीं सकता कोई। ऐसी हजारों केस स्टडीज़ हैं जिन्होंने कम उम्र में ज़्यादा सफलता पाई है, अपनी मेहनत से साथ साथ ऐसे लोगों के बीच में रहकर अपने इस माइंडसेट पे काम कर रहे हैं। पर सर हमने बहुत बार ऐसा देखा है, आपने ये चीज़ मैं समझ गई, अंडरस्टैंड कर गई कि दिमाग अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हो तो उसको पूरे तरीके से ध्यान से, और क्या देख रहे हो, क्या खा रहे हो, इस सब का ख्याल रखो। पर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या उसके ब्रेन को ट्रेन नहीं किया जा सकता? पहले 12 साल, उसमें से पहले 2 साल, बच्चा जब 2 साल तक का है तब आप जो सिखाना चाहे सिखा दो, जो बताना चाहो उसको बता लो, और पहले 12 साल ही 90% ब्रेन बनता है। उसके बाद जो 10% बनता है वो पहले 21 साल तक बनता है। तो 90% नींव कब बनती है? पहले 12 साल में। इसको डिवाइड कर दें तो पहले 2 साल, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ अगले 2 साल तक क्या कैसे आप उसकी पेरेंटिंग कर रहे हो। फिर 2 साल से लेकर आप अगले 4 साल यानी कि 6 साल तक का फिर एक वापस पीरियड आता है जब आप जो चाहो उसको डेवलप करा सकते हो। फिर 6 साल से लेकर 10 साल, फिर 10 से 12, उसके बाद 12 से 21। तो जो 90% डेवलपमेंट है वो 12 साल की उम्र तक हो जाता है। इसी वजह से आपको मालूम है एडोल्फ हिटलर, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके पास पुराने ट्रॉमास थे बचपन के। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से समाज भी गलत दिशा में चला जाता है। इतना बड़ा नुकसान समाज को होता है जिनकी पेरेंटिंग या जिनका बचपन अच्छा ना रहा हो। बहुत सारे क्रिमिनल्स को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि उनके बचपन में कुछ ना कुछ ऐसी कमी या कुछ ऐसी ना कुछ समस्या रही है जो गिल्ट या रिग्रेट के रूप में आगे जाके उनका क्रिमिनल माइंड बन जाता है। तो पहले 12 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं फिर भी कहूँगा, अब लोगों को लग रहा होगा कि 12 साल तो हो गए, मैं तो 40 का हूँ, मैं तो 30 का हूँ, मैं तो 35 का हूँ, मेरा बच्चा 17 का होगा, अब क्या करें? दिमाग प्लास्टिक की तरह है, अगर आज जाग गए हो अब कर लो काम, आज से काम करना अब शुरू भी कर से दो। कर लो। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडल्स ने KFC की शुरुआत कर दी थी। चलो प्रभुपाद की बात कर लेते हैं, 60 साल के बाद उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी थी, और आज इस्कॉन से बड़ी संस्था मुझे बता दो आप। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने किस उम्र में जाके शुरुआत करी है। बोमन ईरानी किस उम्र में आके उन्होंने एक्टिंग शुरू करी है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जब आपको लगे कि मैं अब कर सकता हूँ, आप उस दिन से शुरू करो ना। ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता अब तो मैं 14 साल, अब तो मैं 40 साल का हो गया, मैं क्या करूँ, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। लोगों ने बाद में भी कहानियाँ पलटी। और छोड़िए, अभी एक 71 साल के व्यक्ति ने, मेरे फादर के मित्र भी हैं, वो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट 71 साल की उम्र में बने हैं। 71 की एज में अपने पोते पोतियों को पढ़ा रहे थे और खुद साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेपर दिया और क्लियर किया है, और आप पूरे भारत में उनका नाम है। यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। आपके पास चांसेस बहुत हैं, सोचने का तरीका, बस नज़रिया, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। तो सोचने का तरीका मतलब ब्रेन को हम कभी भी ट्रेन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। क्योंकि हमने बहुत देखा है, हम सब ने देखा होगा कि किसी की हट्टी कट्टी बॉडी है और वो है, मान लो कूड़े वाला है, बैल बुद्धि की बात बैल कर। बुद्धि की बात कर रहे हैं। पर
तो ऐसे लोग, जबकि उसका फिजिकल बॉडी बहुत अच्छा है, स्मार्ट भी है, गुड लुकिंग भी है, पर वो कूड़े उठा रहा है। उसको ये नहीं है कि भाई तू दिखने में सुंदर है, तो सब यहाँ कुछ काम है। करना है ना, उसने यहाँ काम किया है, यहाँ हाँ। काम किया है, यहाँ काम करना है ना, यहाँ तो क्या काम उसकी नहीं किया। सर्कल की वजह से होता है ये? नहीं, खुद को भी तो सोचना पड़ेगा ना, खाली सिर्फ सर्कल पे थोड़ा डिपेंड रहेंगे। तो जो गरीब है, मतलब वो खुद के कारण गरीब है। बिल्कुल है। मुझे एक बात बताओ, बुरी लगेगी मेरी बात, हम या अब अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से मैं एक शब्द सुनता हूँ जिनके एक या दो ही बच्चे हैं, अरे यार एक ही पालने बहुत हैं, एजुकेशन बहुत महंगी है। वहीं जो वहाँ झुग्गी झोपड़े में रहने, उनके 8-8 9-9 बच्चे क्यों हैं? वो बच्चा बाहर ऐसे ही घूम रहा है, नंगा घूम रहा है, नाक में से गंदगी निकल रही है, 3 दिन से नहाया नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है उसका? पेरेंट्स। इसका जवाब आपके पास ही है। तो ये तो जब अगर आपको दिख रहा है, मैं आपको ना एक बहुत रियल स्टोरी बताता हूँ। हमारी ना गंगानगर में एक बिल्डिंग बन रही थी और कमर्शियल बिल्डिंग थी, तो वहाँ पर कुछ मजदूर लगे हुए थे। तो एक भैया आते थे, बहुत साफ सुथरे, मतलब चेहरे माथे पे तिलक, कपड़े एकदम साफ, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी आती थी, साड़ी पहनी हुई, और कभी मैंने उनको फटे हुए कपड़ों में नहीं देखा। काम क्या था? वही जो एक मजदूर करता है, बिल्डिंग बनाने में जो मदद करते हैं वही करते थे। उनके पास एक बच्चा था। दूसरे क्या उनका ये तय था कि भैया इसके लिए हम पैसा जोड़ लेंगे, तो दूसरा 2 बच्चे चाहिए हमें। मतलब उस पेरेंट को जो पढ़े लिखे नहीं है, दोनों मियाँ बीवी मजदूरी करते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, उनका टिफिन में हर वो चीज़ होती थी, सलाद उनके टिफिन में होता था, दही उनके टिफिन में होता था, खाना बढ़िया सा बढ़िया खाना वो खाते थे, और सारा कोई किसी भी तरह का कोई एक गलत ऐब नहीं, कोई गुटखा नहीं, कोई दारू नहीं, कोई सिगरेट नहीं। दोनों मियाँ बीवी का काम एक ही कि भाई हम तो यहाँ से सारा पैसा कमाते हैं, अच्छी तरह साफ सुथरा रहते हैं, हम बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। जब ये 6 साल का हो जाए, उस पेरेंट को अकल है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जब ये 6 साल का हो जाएगा तब हम दूसरा बच्चा प्लान करेंगे, तब तक हम पैसा भी जोड़ लेंगे। और मैं आज देखता हूँ उनके दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। तो ये कहाँ से आया? कितने ऐसे बच्चे हैं जो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, जिनके माँ बाप रिक्शा चला रहे होते हैं, जिनके माँ बाप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, उनको फर्क पड़ता है। वहाँ से तो ये माइंडसेट का सारा गेम है, सारा का सारा गेम। इस चीज़ को लेकर हम नहीं बोल सकते कि उसके पास किसी की परिस्थितियाँ उसके फेवर में है, किसी की नहीं है, लेकिन अगर आपने तय कर लिया उससे बाहर आना है तो आपको रोक नहीं सकता। बहुत लाखों एग्जाम्पल्स हैं। आपको एक और स्टडी बताता हूँ, ये भी हार्वर्ड स्कूल बिजनेस स्कूल की है। 80% मिलेनियर वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में 80% अरबपति खरबपति फर्स्ट जनरेशन से हैं। अब फर्स्ट जनरेशन क्या होता है? जिनके माँ बाप अमीर नहीं है, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। 80% मिलेनियर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मतलब उन्होंने अपने आप पर काम किया, वो किसी मोहताज नहीं थे कि मैं किसी गोल्डन स्पून वाले के, यानी कि जहाँ पे सोने का चम्मच मुंह में है वहाँ पैदा हूँ। ये वो 80% बिलियनियर तो वो हैं जो फर्स्ट जनरेशन की, जिनकी पहली जनरेशन है। तो काम करने की नीयत रखो तो सब कुछ है। तो रिसर्चेज हैं तो बहुत सारे। हमने बहुत बार देखा है कि आपने वो बच्चों की बात बोली कि एक वो बच्चा कर रहा है, उसको वो पढ़ा लिखा रहा है, बट हमने कई बार देखा है कि उन्होंने एक बच्चा किया और वो नालायक है, जबकि उसको अच्छे स्कूल में भी डाला, अच्छा ट्यूशन भी दिया, उसकी शिक्षा में पूरा पैसा भी लगाया, एफर्ट भी डाला, पर वो बच्चा नालायक निकला एक टाइम जा कर के। और हमने एक जगह एक तरफ ये भी देखा है कि उसके 7-8 भाई बहन हैं, और जो 9वें नंबर पे है वो बहुत पढ़ने में तेज भी है, उसने अच्छे अपने गोल्स को भी अचीव कर लिया है। तो ये फिर कैसे होता है? ये भी तो है। अच्छा, क्या होता है कि एक तो ना जब हम बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट देते हैं ना, या तो हमारे पास डेटा हो ऐसा कितनी बार ऐसा हुआ है। जब भी बच्चे को हम किसी नालायक की बात करते हैं, नालायक इन टर्म्स ऑफ क्या वो पढ़ने में अच्छा नहीं, या वो किसी गलत आदतों में है, या वो किसी और को नुकसान पहुंचा रहा है, या वो क्रिमिनल माइंडसेट का है। हमारे यहाँ पर नालायक उसको भी बोल देते हैं जो पढ़ने में अच्छा ना हो। हमारे यहाँ पर नालायक उसको भी बोल देते हैं जो अपनी माँ बाप की बात ना मानता हो। हमारे यहाँ पे नालायक उसको भी बोलते हैं जो कमाने में अच्छा ना हो। तो ये नालायक की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। मैं फिर भी आपके क्वेश्चन को और थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ। आप शायद उसकी बात कर रहे होंगे जो अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाता, ठीक है, उसकी पकड़ लेते हैं। तो जो नहीं रख पाता है तो उसमें खाली पेरेंट्स का ही रोल नहीं होता, जो बच्चा ब्रेन लेके पैदा हुआ है उसका भी तो बहुत बड़ा रोल है।
वो जो दिमाग का स्ट्रक्चर लेके पैदा हुआ है, अगर उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, वहाँ आपको आती है थर्ड पार्टी टूल काम आते हैं। अगर आपके पास व्यवस्था है तो बच्चे के जब भविष्य पे पैसा लगा रहे हो तो फिर करियर काउंसलिंग करवाइए। उसके लिए बहुत सारी काउंसलिंग्स होती हैं जिससे जानिए कि बच्चे में किस तरह का दिमाग है। 9वें बच्चे तक वेट मत कीजिए। भरोसा थोड़ा ना कि ये कौन सा जुआ है क्या, कि कौन सी लॉटरी लगेगी। लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, लेकिन इस चक्कर में ये तो ना कि अपनी मेहनत की कमाई को हम पानी में डाल देंगे। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा ये तरीका गलत है कि 8वां या 9वां बच्चा लायक निकलेगा, ये तो जुए की तरह हो गया। तो जुआ नहीं खेल सकते आप। हर बच्चे पे जिस पे आप अपना पूरे भविष्य, जिसका भविष्य बना रहे हो और अपना भविष्य भी उस पर टिका हुआ है, उसके लिए सही तरीके से प्लानिंग करिए, पैसों के लिए भी और उसके करियर के लिए भी। एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, खुद एक्सपर्ट मत बनिए। सर आजकल आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही थी कि एक लड़के ने अपने बहन को ज़्यादा प्यार मिल रहा था तो उसने अपने माँ को भी मार दिया, बाप को भी मार दिया, अपनी बहन को भी मार दिया। अभी बीच में न्यूज़ हुआ था। तो ये भी कोई ब्रेन के लोचे के कारण होता है? मैं एक बात बताओ, 800 करोड़ हैं पूरी दुनिया में। हाँ। मेरा तो उस मीडिया से भी सवाल है और मैं तो चाहूँगा आप भी इस चीज़ को समझना। 800 करोड़ लोगों में हर तरह के लोग हैं। कोई अगर इस तरह का एक आधी बात हो भी जाती है, हमें इसको इग्नोर इसलिए करना चाहिए, नहीं तो लोगों के मन में वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है, उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। बहुत तरह के माइंड हैं, सारे माइंड अच्छे हों जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इतने लोगों में कोई 1.001% भी कोई गलत काम हो जाता है तो होगा तो केमिकल लॉचे की वजह से ही होगा, तो ब्रेन की अलग गलत ट्रेनिंग की वजह से ही। लेकिन उसको कभी भी मीडिया में इतना पब्लिश नहीं करना चाहिए। उसका वजह एक ही है, नहीं तो बाकी लोगों के मन में भी उसके प्रति एक रेफरेंस मिल जाता है कि यार उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ। तो वो रेफरेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए हमें। हमारा मतलब, मैं एक तरीके से समझ पा रही हूँ आपकी बात से, और मैंने जो भी आप बोल रहे हो कि हमारा ब्रेन एक बच्चे की तरह है, उसको हमें क्या दिशा दिखानी है, कैसे काम करवाना है। पेरेंट्स का तो रोल है ही, साथ में आपका खुद का भी रोल है कि आप अपने दिमाग को क्या देना चाहते हो। क्योंकि मोदी जी का सर्कल मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा होगा, ठीक है। ये बहुत अमीर लोगों में उठते बैठते होंगे, उनके पास खोखे पे भी जो चाय पीने आता होगा वो ऐसे मिडिल क्लास भी बोल रही हूँ मैं, वो लो क्लास के लोग आते होंगे ज़्यादातर। पर उनका माइंडसेट कैसे इतना बड़ा था, इतना विज़न कैसे क्लियर था कि आज वो इतने बड़े मुकाम पे हैं? इसलिए क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी ताकत है जहाँ पे हर एक आम आदमी गलती कर रहा है, वो है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। वो जिस संघ में रहे हैं, जिसकी उनको ट्रेनिंग मिली है, वहाँ डिसिप्लिन ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो वहाँ डिसिप्लिन पर काम किया जाता है। आपके व्हाट इज डिसिप्लिन? मुझे 6 बजे खाना खाना है, दैट इज़ अ डिसिप्लिन। मुझे 3 बजे ये काम करना है, दैट इज़ अ डिसिप्लिन। मुझे लगातार वो काम करना है जिसमें मेरा मन नहीं भी है, दैट इज़ अ कंसिस्टेंसी, दैट इज़ अ डिसिप्लिन। तो उनकी जो ताकत है वो है कंसिस्टेंसी और दूसरा है डिसिप्लिन। तो वहाँ अच्छा, दूसरा कौन कहता है उनका सर्कल अच्छा नहीं था? जब आप संघ में रहे हो तो संघ में किस तरह के लोग रहे, सारी ज़िंदगी वो संघ में रहे हैं। एक वो हो सकता है कुछ समय के लिए जब घूमते हैं हर तरह के लोगों मिलते हैं, लेकिन उनको जो ट्रेन करने वाले जो उनके गुरुज हैं वो तो संघ थे। तो वहाँ तो उनको डिसिप्लिन वे में एक पूरा उनका ब्रेन को तैयार किया गया। तो कैसे नहीं ट्रेनिंग? ये देखो, मैं तो कहूँगा ये सही तरीका है, ये सही एग्जाम्पल आपने दे दिया बाई चांस कि ट्रेनिंग से आप एक प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। नहीं, मेरा एक्चुअली ये था, ट्रेनिंग से भी बन सकते हैं, और अपने आप अगर माइंडसेट को, जैसे आप बोलते हो कि माइंड पे अगर काम कर लिया, अब यही फ़ोन है, इस फ़ोन में कचरा भी है, अच्छा ज्ञान भी है, ये भी है कि दिमाग को कैसे ट्रेन करना है, एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे बनना है। आप क्या देख रहे हो, ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि देखा है, मतलब मैं खुद मनमोहन सर का एग्जांपल लूँ, उनके आसपास सर्कल बिल्कुल ही ख़राब था, पर मनमोहन सर, मैंने जो पर्सनली देखा है, वहाँ के एक भी बंदे जैसे नहीं है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। जबकि हम बोलते हैं इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है, और सब उन पे पे तो नहीं पड़ा। सब पे नहीं पड़ता। ये जब तो जनरल ये, स्टेटमेंट होते हैं हाँ, ना, इसका बहुत नुकसान होता है। हाँ। हर ब्रेन अलग है। जैसे अगर भूकंप आ जाए, जो बिल्डिंगें भूकंप रोधी बनी हुई हैं, जिनके पास वो टेक्निक है, वो तो नहीं गिरेंगी, बाकी गिर जाएंगी।
जिसका ऑरा स्ट्रांग है, यानी कि हर स्ट्रक्चर अलग है, हर ब्रेन अलग है। कुछ ब्रेन सेंसिटिव है, जिसको बोलते हैं हम लूप्स ब्रेन बोलते हैं, जो सेंसिटिव है एनवायरनमेंट के प्रति। एक आर्क ब्रेन होता है, वो भी सेंसिटिव होता है। एक वर्ल ब्रेन होता है जो सेंसिटिव नहीं होता। तो वो ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग अलग है, सब पे एनवायरनमेंट का फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता तो ये तो सारे आतंकवादी होते या तो सारे भी संत होते, सारे तो नहीं है। तो एनवायरनमेंट का फर्क सब पर नहीं पड़ता, पड़ता है। ये एनजाइटी डिप्रेशन के कुछ ये भी कारण हो सकते हैं ना सर, जैसे मैं आपसे जानना चाहती हूँ। एक तो ये इन्वायरमेंट, हम ना कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो लोगों ने शब्द बना दिए हैं, हम उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो है आप, ना। बिल्कुल। और एक चीज़ और कि आज हमने ये काम शुरू किया है, कोई भी काम शुरू किया है, उसमें हमने 1-2 साल लगाया, सक्सेस नहीं मिल रहा, हमने तुरंत ब्रेक कर दिया। ये ये बहुत समझदारी वाला डिसीजन होना चाहिए। ये मैं हर बार बोलता हूँ, भाई मान लीजिए मुझे जब पढ़ाई करनी थी तो अच्छे स्कूल में डाला गया। जब मुझे बिजनेस करना था तो क्या मैंने बिजनेस की ट्रेनिंग ली? अगर आपने ट्रेनिंग ले ली है तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। इसके लिए मैं फिर वही कहूँगा, अच्छे कोचेस हैं आज, अपना पैसा लगा रहे हो, और पैसे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप अपनी उम्र, अपना समय लगा रहे हो, अपनी एनर्जी लगा रहे हो। तो इस एनर्जी को बचाए रखने के लिए आपको कोई ना कोई एक थर्ड पार्टी कोच या किसी तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जिससे आप उस बिजनेस को लंबे समय तक करो और वो गलतियां ना करो जिसका आप भुगतान किसी ना किसी तरह बहुत महंगे रूप में करोगे, अपना समय देकर, अपना बहुत कीमती पैसा देकर, या अपना शायद रिलेशनशिप खोकर। लोग अपना रिश्ता खो देते हैं इस लड़ाई के चक्कर में कि बिजनेस खड़ा करना है, बिजनेस खड़ा करना है। अगर आप सही तरीके से कर लोगे तो रिश्ता भी बचा रहेगा। तो आपको ट्रेनिंग हर फील्ड में काम आती है। सर आजकल आपने देखा होगा, बहुत होता है, आए दिन लोग इंडिया गेट पे पहुंच जाते हैं, बच्चे स्पेशली कॉलेज वाले, वो 22, 23, 24 साल तक लड़के हैं, अचानक से उनका दिमाग कह रहा है या क्या कह रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे नहीं पता है, वो बोल रहे हैं कि हम लड़की हैं और इसका फ्रीडम चाहिए हमें। आपने न्यूज़ देखा होगा बहुत, है ना। तो ये दिमाग का क्या है, मतलब ये कोई दिमाग का लोचा है या फिर उन्होंने एक चीज़ बना ली कि भाई अब हम लड़की हैं? 22, 23, 24 साल के बाद तुम्हें याद आ रहा है कि तुम लड़की हो? मुझे ना आपने बहुत पुराना केस याद दिला दिया। एक बच्चा था हमारे पास, एक फैमिली आई, उस बच्चे ने एडमिशन लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। अब उनके पेरेंट हमारे पास आते हैं कि सर ये इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में छोड़ना चाहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा पैसा लग चुका है, लेकिन इसको सही आप गाइडेंस दे दो कि कौन से करियर में जाए। जब हमने उसका ब्रेन का टेस्ट किया, जब ब्रेन का टेस्ट में हमें देखा तो हमें पता लग गया कि इनका सेम सेक्स की तरफ, यानी कि लड़कों की तरफ उनको अट्रैक्शन है। ठीक है, लेकिन ये बात उस लड़के ने अपने माँ बाप को तो बताई नहीं, क्योंकि वो टिपिकल फैमिली से बिलोंग करता है। टिपिकल छोड़िए, हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूँ, हम सभी ऐसे हैं, है ना। तो ऑब्वियसली उसने अपने माँ बाप को बताई नहीं, और खुद को भी एक्सेप्ट करने में अभी चैलेंज है। ये बात उसको पता नहीं है। जब हम काउंसलिंग में बैठते हैं, काउंसलिंग में जब हमने बात करी कि हम अकेले बात करेंगे, तो अकेले में जब मैंने पूछा, मैंने कहा ये कोर्स की दिक्कत है या इस चीज़ की दिक्कत है कि आपको अब लगने लगा है कि कॉलेज में आपको कुछ लड़के पसंद आ रहे हैं। उसका दिमाग एकदम सन्न हो गया, उसकी आंखें ना बड़ी होगी कि आपको कैसे पता है ये बात। मैंने कहा ब्रेन मैपिंग टेस्ट में हमें सब पता लगता है। और उसने तब बोला कि एक्चुअली में उससे पहले ऐसा कुछ उसे फील नहीं हुआ होगा, क्योंकि छोटे शहर से आया था, तो ऐसा दिमाग में बातें आती भी नहीं है। तो आप अचानक ही कॉलेज में जाते हो तो जहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं ओपननेस की, गे को लेके बात हो रही है, लेस्बियन को लेके बात हो रही है, LGBTQ को लेके बात हो रही है, तो वहाँ जब बातें हो रही हैं तब आपको लगता है कि कॉमन है, और अब आपके वो अंदर जो छुपा हुआ है वो बाहर निकलता है, और आपको पहली बार एक्सपोजर मिला है तो आपको आकर्षण शुरू होता है लड़कों के प्रति, या लड़की है तो लड़की के प्रति, या फिर बायसेक्सुअल के प्रति। तो एक्सपोजर मिलने पे होता है, ऐसा नहीं कि अचानक हो गए। तो ब्रेन कुछ लोगों का इस तरह से डिज़ाइन है जिनको सेम सेक्स ही समझ में आता है, और कुछ लोगों का ऐसा डिज़ाइन है जो स्ट्रेट होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाद में एक्वायर कर, जिनको ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो फिर जब ऑप्शन नहीं मिला तो वो सेम सेक्स की तरफ चले जाते हैं, तो वो एक्वायर्ड है। दोनों में फ़र्क है।
एक मैं पैदाइशी ऐसा हूँ, यानी कि मैं जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा ब्रेन ऐसा है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि मुझे वही चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन पता कब लगेगा? जब एक्सपोजर मिलेगा। जैसे एक्सपोजर मिला तब फिर पता लगता है कि मेरा मेरा आकर्षण किसकी तरफ है। तो ये बीमारी नहीं है, ये एक अपने एक फिनोमिना है, ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे परत खुलती जाती है तो वो अपने अपने टैलेंट को या अपने अपने पोटेंशियल को या अपने अपने वीक पॉइंट्स को दिखाना शुरू कर देता है। पर ये गलत नहीं है? किस नज़र से? एक नॉर्मली आप उन सारे बच्चों को जो सही हैं, शायद आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो और गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हो। पहले अगर ऐसा कोई आप एक सिंपल सी एक चीज़ में समझना, अभी के पेरेंट्स कहते हैं हाँ हम रेडी हैं। आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड भी चल रहा है कि बॉयज़ बॉयज़ शादी कर रहे हैं, गर्ल्स गर्ल्स शादी कर रही है। पहले आपने कभी देखा ये सब? देखिए क्या होता है, हम अपने नज़रिए से देख रहे हैं। पहले इतने डिवोर्स होते थे? नहीं। पहले कोई बॉडी काउंट पे बात होती थी? नहीं। पहले कभी ऐसी बात होती कि थ्रीसम कर लेंगे? पहले ऐसी कोई बात होती थी कि चल उससे पहले तो ये वर्जिनिटी की बात तो अब होने लगी है, या उससे पहले कई बातें नहीं होती थी ये वाली। तो पहले और अब में फ़र्क ये हो गया कि हमने वेस्टर्न को कॉपी किया, इधर से हमें अपना खुद का डर भी है संस्कारों का, तो हम ना इधर के हैं ना उधर के, हम बीच के हो गए। या तो पूरी तरह वेस्टर्न हो जाते या पूरी तरह भारतीय हो जाते, हम बीच के हो गए। बनना वो है, बनने की हिम्मत है नहीं। बनना पूरा भारतीय बनने की हिम्मत है नहीं। इधर भारतीय बनेंगे तो आप मुझे जज करोगे, अरे यार ये तो दकियानुसी है, ये तो वैसी बातें करता है, ये तो बड़ा ओल्ड स्कूल है। और अगर मैं पूरा वेस्टर्न हो गया तो मेरा एक समाज, मेरा आसपास के लोग जो वैसे हैं वो मुझे खा जाएंगे। तो हम ना इधर के ना उधर के हैं। तो ये जो सही वाला जो पैरामीटर है ना, गलत वाला, ये हमारा नज़रिया है। जैसे मैं मैरिड हूँ, क्या मुझे हर लड़की को देख कर आकर्षण होता है? नहीं ना। आप मैरिड हैं, आपको हर व्यक्ति को देख कर आकर्षण होता है। तो जिस लड़के को लड़के के प्रति आकर्षण है, क्या उसको हर लड़के को देख कर आकर्षण होता होगा? नहीं। उसके लिए तो सेम ही ना, जैसे हम हैं, उसको किसी पर्टिकुलर कुछ लोगों के प्रति आकर्षण होगा और उसको सेम होगा। तो वैसी ही फीलिंग है जैसे एक लड़का लड़की में होती है, वैसी सेम फीलिंग है एक लड़के और लड़के में और लड़की और लड़की के अंदर। हम अपने पैरामीटर से जज कर रहे हैं उसे। ऐसा नहीं है कि ये हमारे जो भी उनको बच्चे बोलो या फिर जो भी ये हैं इस एज में जो कॉलेज वाले बच्चे हैं, वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन सब चीज़ों को देख देख के। हाँ, और फिर वो जा रहे हैं उसमें, क्योंकि मैंने मान लिया कि ये था पहले भी, या मैं अपने उससे जज कर रही हूँ। बट पहले अगर ऐसा होता ना तो पेरेंट्स बहुत पीटते और कहते तू यही रह ले सही से, ज़्यादा ही लड़की हाँ, वाला इस हो रहा है। मामले में मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। अब जो जनरेशन आ रही है वो एक्सपेरिमेंटल जनरेशन है। एक्चुअली उनका इच्छा उनका इस तरफ ध्यान है या नहीं है उसको तो साइड में रख दिया उन्होंने। अब उनको लगता है हर चीज़ को ट्राई करके देखना चाहिए, तो वो हर चीज़ को ट्राई करने वाले हो गए हैं कि ये भी करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा करने लग गए हैं। तो हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अब एक्सपेरिमेंट्स होने लग गए हैं कि चलो सब कुछ करके देखते हैं, जो जो हो सकता है वो करके देखते हैं। तो उस चक्कर में तो गलत है। तो ये यहाँ आप अपनी उस चीज़ों को, इसका नुकसान नहीं पता एक्चुअली इनको। जो देखो, मेरा पॉइंट समझना, जो इंटरनली ऐसा है वो सही है, लेकिन मैं अपने तन को संतुष्ट करने के लिए, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो वो तो उसी तरह गलत है। अगर मैं किसी और स्त्री की तरफ देख रहा हूँ, वैसे किसी और लड़के की तरफ देख रहा हूँ, तो दोनों तरह से ही गलत है ना वो। उसमें जेंडर का तो कोई रोल ही नहीं रहा ना। तो एक्सपेरिमेंट तो हमेशा इससे ही गलत रहे। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स तो कभी भी नहीं होना चाहिए। सर एक चीज़ और, 95% ला रहा है बच्चा, मैं मानती हूँ उनके घर में उनके पेरेंट्स भी उनके ऊपर बहुत फोर्स डालते हैं कि अरे तेरे को 99 लाना चाहिए, तूने 94 कैसे ले आए। पर वो इतना पढ़ने में तेज है, दिमाग तो शार्प ही होगा। आप बताओ। दिमाग तो मतलब तेज है ही ना बच्चे। नहीं, मैं ये नहीं मानता, लेकिन चलो आप बात पूरा क्वेश्चन पूछो। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, तो उनको ऐसा सुसाइडल थॉट क्यों आ जाता है और सुसाइड क्यों अटेम्प्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, हमने बड़े टॉप पे भी लोग गए हुए हैं, बहुत टॉप पे हैं, और उनको सुसाइडल थॉट ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये कोई ब्रेन का डिफ़ॉल्ट है या फिर सर्कल का प्रभाव है? ये सर्कल का कोई प्रभाव नहीं है। जो आपका जो पैरामीटर, जिस पहला हम उसको पहले क्लियर करते हैं, वो बच्चा जिसका 95% आ रहे हैं वो बहुत समझदार है, ये गलत, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी गलत फहमी है।
रट के भी लाया जाता है, समझे बिना। मेरे वो रोंगटे खड़े हो गए, सही बात बोल दी आपने। तो ये हम उनको समझदार मान बैठते हैं, ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। बड़ी भूल है। वो समझदार नहीं है, वो पढ़ाई के अंदर रट्टाफिकेशन में हो सकता है अच्छे हो सकता है वो सब्जेक्ट को अच्छा समझते हो, लेकिन जीवन को अच्छा समझते हो ऐसा नहीं। जीवन को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल तैयार नहीं है, कहीं किसी कॉलेज में, कहीं किसी स्कूल में जीवन नहीं पढ़ाया जा रहा है। और जब हम इस दौड़ में निकलते हैं, इसी वजह से कुछ पढ़े लिखे लोग, मैं ये नहीं कहूँ, कुछ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं सुसाइड या इस तरह। ये क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि उन्होंने इतना पढ़ लिया है, इतना कर लिया, उनको अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं मिलती है। हंसना भूल गए हैं, बातें करना भूल गए हैं, एक तरह से अभिमान में फंस गए हैं। बहुत सारी ऐसे ट्रॉमा में, ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जहाँ उनके पास और कोई रास्ता दिखता नहीं है। लेबल लग जाता है आप बहुत समझदार हो, लेबल लग जाता है कि आप बहुत एलीट हो, लेबल लग जाता है कि आपसे आगे कोई नहीं है। सेटिस्फाई नहीं है वो। कहाँ से होंगे? क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को, बहुत सारे इंजीनियर्स को जानता हूँ, इवन बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को जानता हूँ जो उस प्रोफाइल के लिए बने ही नहीं हुए हैं, वो सिर्फ कर रहे हैं। और जब उनको वो घुटन महसूस होती है, जब वो बर्दाश्त नहीं होती, उसके पीछे आती फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, अलग अलग तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर वो इस तरह का स्टेप उठा लेते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि बात करो, कम्युनिकेशन बढ़ाओ। समझदारी की जो अपेक्षा है वो समझदारी वाली चीज़ों के करने से आएगी। सब्जेक्ट पढ़ के नहीं आ सकती, सब्जेक्ट पढ़ के सब्जेक्ट आता है, लाइफ नहीं आती है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सब्जेक्ट पढ़कर मैं चतुर बनकर एक अच्छी नौकरी कर लूँगा, मेरा पेट बढ़ जाएगा, डिप्रेशन में रहूँगा, हमेशा लार टपकती रहेगी, लालच मन में आता रहेगा, लेकिन मेरे पास रियल लाइफ गोल नहीं होगा, हैप्पीनेस नहीं होगी, खुशी नहीं होगी, आनंद नहीं होगा, तो मैं कभी भी रणछोड़ दास नहीं बन पाऊँगा। तो रट के तो मैं पहुँच सकता हूँ ना, लेकिन बाद में परेशान ही होऊंगा, ये तय है। या तो खुद परेशान होऊंगा, या अपने बच्चों को परेशान करूँगा, या अपनी फैमिली को परेशान करूँगा, या फिर उन्हें वो फिर चीज़ें देने की कोशिश करूँगा कि मेरा टाइम तो मेरे पास है नहीं, मैं आपको सामान दे देता हूँ गैजेट्स के रूप में, सुविधाएं दे देता हूँ, उससे काम चला लो। तो फिर वहाँ से आता है डिससेटिस्फैक्शन। सर आपने जैसे कहा कि आपने बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर, बहुत सारे ऑफिसर्स जो जॉब करते हैं, वो आप ब्रेन को, आपको पता है कि वो उसके लिए नहीं बने हैं पर वो काम कर रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, और ऑडियंस ये आपके लिए बहुत अच्छा है जो मैं आगे बताने जा रही हूँ बात ब्रेन मैपिंग को लेकर के, जो मैं चाहती थी मैं इसी को कवर करूँ, कि क्योंकि मैं चाह रही थी सर कि हमारे ऑडियंस को पता चले, क्योंकि आज न मैं योगा टीचर हूँ, सेटिस्फैक्शन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई लाइफ के सबसे अचीवमेंट पे है, उसको सेटिस्फाई नहीं है वो अपनी लाइफ से, क्योंकि उसको डांसर बनना था, या उसको सिंगर बनना था, उसे क्रिकेटर में जाना था, जो भी करना था, बट वो इंजीनियर बन के बैठा है और वो वहाँ पे भी जाके घुट घुट के जी रहा है। तो मैं इसलिए चाह रही थी कि हम ये ब्रेन मैपिंग के बारे में बात करें, ताकि ऑडियंस को पता चले कि ये एक ब्रेन मैपिंग एक टेस्ट होता है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आप अपने करियर में क्या अच्छा कर सकते हो। और जैसे डिवोर्स के बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप अपनी रिलेशन कैसे अच्छा कर सकते हो, रिलेशन में पेरेंट्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी, वाइफ हस्बैंड के साथ भी कैसे रिलेशन अच्छा कर सकते हो। तो मैं चाह तो रही थी कि ये पूरा हम इसी पे कवर करें, बट ठीक है, ब्रेन के बारे में भी हमने बहुत सारी बातें कर ली। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता क्या है और इसे क्यों करवाना चाहिए लोगों को। क्यों का तो जवाब आपने पहले ही दे दिया। हाँ। होता क्या है मैं वो बता देता हूँ। जब आप घर बनाते हो तो घर बनाने से पहले आप उसका एक नक्शा बनवाते हो। उस नक्शे के अकॉर्डिंग आप उस मिस्त्री को देते हो कि भैया जा और इस तरह की दीवारें, इस तरह की नींव, इस तरह की चीज़ें बना के दे दे। फिर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाते हो, बोलते हो इस तरह के कलर चाहिए, इस तरह का मुझे डिज़ाइनिंग चाहिए, इस तरह के मेरे को हर एक एंगल पे ये सामान चाहिए। तो वो आपको घर एक डिज़ाइन करके एक आपको रोड मैप बना के दे देता है। हम बस वही काम करते हैं। हम आपको, जब आप पैदा हुए हैं, आपको भगवान ने क्या ब्रेन दिया है, कितनी ज़मीन दी है और कैसी उपजाऊ ज़मीन दी है, किसमें क्या उग सकता है, यानी कि ब्रेन में से आप क्या पोटेंशियल लेके पैदा हुए हो, उस पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल मतलब आप अच्छे म्यूजिशियन हो, आप अच्छे डांसर हो, आप अच्छे स्पोर्ट्स में हो, या अच्छा करियर किस में बना सकते हो, वो सब बताते हैं उस ब्रेन से। उस ब्रेन का जो ब्लूप्रिंट है वो फिंगर टिप्स पे होता है, क्योंकि पैदा होते हैं जब, तो हमारा जब ब्रेन बनता है तभी हमारे फिंगर टिप्स बनते हैं। तो हम इन फिंगर टिप्स को पढ़ते हैं, उससे पूरी एक रिपोर्ट निकालते हैं न्यूरो साइंस बेस पर, फिर वहाँ से आपको हेल्प करते हैं ये समझने में आप कौन हो,
और आपके ताले की चाबी कौन सी है। आपके लिए, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये फ़ोन है अभी, अब इस फ़ोन के अंदर मैं चाहूँ कि एप्पल के फ़ोन का चार्जर लग जाए, वो नहीं लगेगा। वो वाला चार्जर कंपैटिबल नहीं है, लेकिन वो वायर काम की है। मेरे कार की चाबी आपके कार की में नहीं लगेगी, चाहे सेम ही ब्रांड की क्यों ना हो, सेम ब्रांड छोड़ी, सेम मॉडल भी क्यों ना हो, हर तरह की चीज़ें सेम हो तो भी नहीं लगेगी। कारण क्योंकि उस चाबी के लिए अलग ताला है, तो हर ताला अलग चाबी से खुलता है। तो उसके लिए पता होना चाहिए ताला कौन सा है और चाबी कौन सी है। तो यहाँ कौन से ताले हैं, आपका सोचने का तरीका कैसा है, आप क्रिएटिव हो कि आप लॉजिकल हो, आप इमोशनल हो कि लॉजिकल हो, आप ग्रुप में रहना पसंद करते हो कि अकेले रहना पसंद करते हो, आप इंट्रोवर्ट हो कि एक्सट्रोवर्ट हो, आप बोलने में कैसे हो, आपको कलर समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, आपको खाना कैसा समझ में आता है, आपका हर वो बारीक से बारीक चीज़ जिससे आपका करियर बन सकता है, जिससे आपकी लाइफ बन सकती है, वो सब हम इसी रिपोर्ट के बेस पे बताते हैं। करियर से भी ज़्यादा चीज़ सर, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, ये सब तो है ही, साथ में आप एक अच्छी सुकून की लाइफ जी सकते हो, बिल्कुल, कोई जो शक आज के टाइम पे कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल होने के बाद भी छीनी हुई है आपसे। तो आप वो एक ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट के थ्रू, मैं इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसलिए हूँ क्योंकि मैं अभी तक सर आपसे मिलने से पहले मैं खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। योगा टीचर हूँ, डांस टीचर थी, स्पेशल बच्चों की टीचर्स थी, क्या करना है नहीं पता, इतना सब कुछ कर लिया ट्राई, पर ये नहीं पता कि मुझे सक्सेस या फिर मुझे किस चीज़ में खुशी मिलेगी। पर जब मैंने आपसे ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया तब मुझे पता चला कि अच्छा, मेरा ब्रेन तो बहुत इमोशनल है, मुझे तो सिंगिंग सीखनी चाहिए जिससे फोकस बने। और अब जब से आपने मुझे बोला है तब से मैं वो लगातार कर रही हूँ और सच में मेरा फोकस बहुत अच्छा है। नहीं तो आए दिन मैं चिड़चिड़ करती रहती थी, अच्छा काम करने के बावजूद, अच्छा पैसा कमाने के बावजूद। मैं अच्छा पैसा कमा रही हूँ, अच्छा घर है, हस्बैंड अच्छे हैं, बट मैं हमेशा सेटिस्फाई नहीं हूँ खुद से कि अब है, अब हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगी, मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों का ब्रेन मैपिंग टेस्ट ज़रूर कराएं, उनको गधों की लेन में ना चलाएं, उनके लिए क्या सही है वो चीज़ पे फोकस, उस चीज़ पे फोकस करें आप। और अगर आपका रिलेशन बेकार है, या फिर रिलेशन बेकार तो नहीं बोलूँगी, रिलेशन में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, आप अपने पार्टनर को नहीं समझ पा रहे हो, आपका पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहा है, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा। आप घुट घुट के मत जियो, टेस्ट कराओ, बिंदास फ्री हो गए जियो, है ना सर। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। हमारा यही मिशन है, इसी मिशन को हम बोलते हैं मिशन एंजाइटी फ्री, स्ट्रेस एंजाइटी फ्री ऑल इंडिया, मिशन सफाई बोलते हैं इसे। हाँ सर, ये ब्रेन मैपिंग के बारे में पूरा कवर तो नहीं हो पाया, पर उन्होंने ऑडियंस को बता दिया कि ये भी एक टेस्ट होता है, आप गूगल कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट पे पूरी बात करूँ सर से और पूरी चीज़ें आपको जानकारी दे पाऊँ कि क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से कर सकते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है, तो आप कमेंट्स कर सकते हो और बता सकते हो कि क्या हमें नेक्स्ट वीडियो ये करनी चाहिए या नहीं चाहिए। क्या बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑडियंस। और इतना अगर आप आखिरी तक बने हो तो थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। और कर देना भी कमेंट, हम सेकंड पॉडकास्ट कर लेंगे मैम के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर।